Namaskar. Welcome to the episode 15th of MTech Admission Guidance. So, as usual, you can see in this frame with me is Varun Pathak sir. Namaskar everyone. Yes. So, everybody knows you sir. But today, we have a very special guest. हमारे साथ निशांत सिन्हा हैं. नमस्कार एवरीवन. सो निशांत सिन्हा के बारे में मैं बताऊं कुछ बातें आपको. वी आर गोइंग टू डिस्कस NIT वारंगल इन दिस एपिसोड टुडे. अब NIT वारंगल के इंस्टीट्यूट से पास आउट है. ये मास्टर्स किया इन्होंने 2021-23 बैच के पास आउट हुआ. निशांत ऑलरेडी वर्किंग है. ही इज वर्किंग इन गुरुग्राम. स्ट्राइकर कंपनी में वर्किंग है. और द स्ट्राइकर कंपनी इज अ मेड टेक. That is the company which is dealing with the medical technology. Before we move further in this video is very important for you. We are going to have detailed discussion on the industry relevance of the mechanical engineering. We were already having the discussion before starting the video. बहुत प्यारे discussions हुए. In fact, एक बात अगर सर मैं कहूँ तो the love of engineering we felt in our discussion, and it is always very good to know that how relevant the mechanical engineering is in the domains in which we are aware and in the domains in which we are not even yet aware about. So बहुत सारी opportunities हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, but उसके लिए we just have to increase our perspective. That is the whole purpose of this entire series, and that is the whole understanding which we want to give you कि engineering is one of the part, is what you already aspire for, is the engineering services, the public sector companies, but there are a lot more opportunities, especially through the master courses that the this engineering domain offers. So we will discuss about this. So sir, सबसे पहले अगर हम बात करें आज के एपिसोड के बारे में, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को आप भी बताओ. मैं सर थोड़ा सा माहौल सेट कर देता हूँ, जिसे कहते हैं कि एनवायरनमेंट सेट कर देने वाली बात है. बेटा, आज का ये एपिसोड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड्स. This is our 15th episode, but definitely I can say it with all my heart. जैसे अमरिंदर सर ने आपको बताया कि इसको रिकॉर्ड करने से पहले we were talking to निशांत. अभी आपको शायद लग रहा होगा सर आप ही बातचीत करे जा रहे हैं, निशांत को कब मौका देंगे. तो निशांत का ही आज स्टेज है पूरा का पूरा, तो हम निशांत को भरपूर मौका देंगे. बट उससे पहले आज का एपिसोड लिटरली जो दिमाग को ओपन अप कर देने वाला होता है उस डायमेंशन में रहेगा. बिकॉज बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब सर टरबाइन, कंप्रेसर, नोजल, एनर्जी जनरेशन, या फिर एक बच्चे का ना मौलिक स्तर पे, दिमागी स्तर पे बाउंडेड रहता है वो सिर्फ कुछ ही डोमेन के साथ कि भाई मैकेनिकल का मतलब है बस ये. लेकिन आज हमारे साथ निशांत है जिनका NIT वारंगल 23 से पास आउट होना. निशांत 23 से वारंगल से पास आउट है. इनका कैंपस प्लेसमेंट स्ट्राइकर नाम का कंपनी में हुआ था. एंड आप में से काफी लोग शायद स्ट्राइकर जानते भी नहीं होंगे. और अभी अमरिंदर सर ने एक शब्द का प्रयोग किया, मेड टेक. तो बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर शायद सर अवगत भी नहीं होंगे इस बात से, सर ये क्या मेड टेक की बातें कर रहे हो, ये सब क्या है. तो आज के कन्वर्सेशन विल बी माइंड ओपनिंग कॉन्वर्सेशंस. लिसन इट टू द एंड. और साथ ही साथ बेटा बोर्ड पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा NIT वारंगल. सो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंडस्ट्री रेलेवेंट के बारे में ही बातचीत करते रहेंगे, हम साथ साथ NIT वारंगल के बारे में भी बातचीत करते रहेंगे. और हमारे जो स्टूडेंट हैं, आई थिंक 2019 घिटौरनी बैच में थे आप. 2019. सो 2019 घिटौरनी बैच में मेडीजी के स्टूडेंट थे. मेरी कल इनसे बात हो रही थी, तो ही वॉज पोस्टेड इन गुरुग्राम. गुड़गांव नाम था, इट हैज चेंज टू गुरुग्राम. सो हमने इनको इनवाइट कर लिया कि आप आ ही जाओ. तो एक कैंडिड
हमारी डिस्कशंस हो जाएंगे एनआईटी वारंगल के बारे में भी और इंडस्ट्री के बारे में भी। तो आइए सर निशांत के साथ बातचीत शुरू करते हैं। तो निशांत, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, ये मेडिटेक क्या होता है? ओके, तो मेडटेक बेसिकली 2 टर्म पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। एक मेडटेक, एक फार्मास्यूटिकल। ओके, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। फार्मास्यूटिकल वो कंपनी होती है जो मेडिसिन बनाती है। और जैसे ही निशांत ये बोल रहा है, मेरे को ऐसा लगा एकदम से, सर लग नहीं रहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अरे फार्मास्यूटिकल में क्या कर रहा है, ये मेडिसिन में क्या कर रहा है। हाँ, नाउ यू कंटिन्यू। ओके, और मेडटेक जो होती है वो बेसिकली मेडिकल डिवाइसेस से डील करती है, मेडिकल डिवाइसेस बनाती है। आप सुनते होंगे हार्ट में स्टेंट लगती है, ब्रेन में स्टेंट लगती है, नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है। तो नीज में जो मेटेलिक रिप्लेसमेंट इम्प्लांट जो हम डालते हैं, तो डॉक्टर तो लगाते हैं, बट वो डिजाइन एक मैकेनिकल इंजीनियर ही करता है, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल सिलेक्शन होता है, हम एलॉयज यूज करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, सिमुलेशन होता है, रियल टाइम टेस्टिंग होता है, फिर जब सब कंफर्म हो जाती है तब वो हम डॉक्टर को देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी अवेयर नहीं था, बट एज ए मैकेनिकल इंजीनियर बहुत स्कोप है। और इस सेक्टर में अगर आप देखो तो 60% जो इंजीनियर्स होते हैं वो मैकेनिकल ही होते हैं, 50 to 60। बाकी जो होते हैं बायोटेक के होते हैं, फिर ईसी के होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के होते हैं, बट मैकेनिकल का बहुत बड़ा मार्जिन है इस सेक्टर में, कंट्रीब्यूशन है। और जैसे सर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ, तो आई हैव वेरी क्लोजली ऑब्जर्व कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही फ्लूइड मैकेनिक्स है। किसी भी चीज का डायग्नोस करना है, कुछ भी चीज करना है, अगर मैं अपरेटस और इन सब चीजों को हटा दूं, जो कि जिसकी डिजाइनिंग भी मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा है, निशांत हमारे साथ हैं ही उसके एक एग्जांपल, लेकिन मोर ओवर पूरा हॉस्पिटल ही पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स है, किसी भी चीज के डायग्नोसिस में, फ्रॉम कोरोनरी हार्ट डिजीज से लेके। तो मेरा तो ऐसा मानना है सर, हॉस्पिटल में डॉक्टर का एक अलग कर्तव्य है डेफिनेटली, लेकिन वो जो कंप्लीट एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और जो डिवाइस जो हम हाई एंड टेक्नोलॉजी अपने सामने देखते हैं, तो आज हमें इस एपिसोड के माध्यम से ये पता चल रहा है कि उसमें सबसे बड़ा योगदान एक मैकेनिकल इंजीनियर का है। सर इसमें जैसे हम एपिसोड शुरू होने से पहले बात भी कर रहे थे कि काफी सारी स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बात करी है, जिनके थ्रू धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगा है कि मेडिकल इंडस्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर की रेलेवेंस कितनी ज्यादा है। तो इंडिया में जैसे टूरिज्म जो है, मेडिकल टूरिज्म की बात की जाती है कि बहुत सारे लोग इलाज कराने इंडिया में आते हैं, जिसकी वजह से लगातार बहुत बड़े हॉस्पिटल सेटअप हो रहे हैं जिनको बहुत अच्छी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, और उन मशीनरी के पीछे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स लगे होते हैं। तो ये एक ऐसा डोमेन है जो विच आई कैन सी दैट इन द कमिंग इयर्स इट इज एक्सपैंडिंग, एवर एक्सपैंडिंग मोड में है सर। आपके पॉइंट में मैं एक और चीज ऐड कर दूं, आफ्टर कोविड के बाद से इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत ज्यादा फोकस है। जैसे हम लोग सर और भी एपिसोड्स में कवर कर चुके हैं, आईआईटी मद्रास में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करके मास्टर्स का ब्रांच है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा एक योगदान है पूरा का पूरा। तो इसमें मास्टर्स लेवल की स्टडी होना, पीएचडी लेवल के स्टडी होना, और फिर उसका इंडस्ट्री के साथ अमालगमेशन होना। सो दिस इज अपकमिंग फ्यूचर। सो कौन कौन से किस किस प्रकार के डिवाइसेस होते हैं या आप डील करते हो जो आप अपने डे टू डे लाइफ में, और आप किस रोल में हो इस कंपनी के अंदर, तो और कहाँ से शुरू किया था आपने? सो स्टार्टिंग विथ मैंने एज ए इंटर्नशिप मेरी हुई थी, मैं एमटेक में एडमिशन लिया था। तो मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, मैंने एमटेक में एडमिशन लिया, उसके बाद विद इन 10 months मतलब एनआईटी वारंगल में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत आती है। तो ये भी कंपनी आई, तो स्टार्टिंग में तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये क्या है। यहाँ में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनआईटी वारंगल में स्पेशली स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किया है, आप भी बता रहे हैं कि एनआईटी वारंगल में आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। और इंटर्नशिप के बारे में आप बता रहे थे कि कंपनीज को ऐसे अलाउ करते हैं कि एटलीस्ट वो 12 months की इंटर्नशिप प्रोवाइड, प्रेफरेबल वही रहती है। एंड सर इसमें मिनिमम पे भी है, मतलब एनआईटी वारंगल जैसा निशांत आई थिंक 25,000 20 to 25 पहले ही प्लेसमेंट मतलब सेल जो रहते हैं वो बता देते हैं कि आप मतलब मिनिमम 25 दो, और प्रोफेसर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि इससे अगर कम रहे तो आप रुक जाओ, बहुत कंपनीज आने वाली है। आप तो बता रहे थे कि आपने पूरी फीस उससे मैंने पूरी अपनी फीस अपनी इंटर्नशिप के
मैनेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, हालांकि हेजिटेंट रहते हैं लोग। हाँ। आपको स्ट्राइकर में कितने का इंटर्नशिप मिला था एनआईटी वारंगल से? ओके, सो स्ट्राइकर जो थी वो मेरे को 50 के अराउंड मतलब पे करती थी एज इन इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप में तो वो एज ए स्टूडेंट रहता, कुछ भी कटवट नहीं होता है। 50 पर मंथ पे करती थी। बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि और भी कंपनीज आती है तो रेंज जो वेरी करता है वो 25 to 50-60 वेरी करता है। और कंपनी इसकी मैथमेटिक्स में जोड़ूं तो जैसे बच्चों आपने एमटेक में एडमिशन लिया और 10 महीने के करीब के बाद जस्ट आप सेकंड सेमेस्टर में अभी एंटर ही करे हो और आपकी इंटर्नशिप अगर लग गई, जो कि एनआईटी वारंगल का एक बहुत ही ज्यादा टीआरपी पॉइंट है ये, कि इंटर्नशिप पे बहुत ज्यादा ध्यान है कॉलेज का, और वही इंटर्नशिप फिर लास्ट में जाके प्लेसमेंट के रूप में भी कंपनीज परमानेंट कर लेती हैं लोगों को, करती हैं। तो अगर मैं इसका मैथमेटिक्स पे जाऊं तो जैसे लेट अस से 30K का पर मंथ आपको ये मिलना शुरू हो गया, तो कॉलेज फीस तो क्या सर, इट इज मोर ओवर कि आपकी पूरी अर्निंग ही एक तरह से शुरू हो गई है। आप ज्यादा इंडस्ट्री रेलेवेंट बन चुके हो। अच्छा सर इसमें एक बात इनको बता दें, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हो पैसा पैसा होगा, तो थोड़ा सा वो वाला पैसा नहीं मिलेगा स्टाइपेंड जो भारत सरकार से मिलता है जब इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, तो वो वाला हटा दो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो 12,400 रुपए मिलते हैं बच्चों, वो रुक जाएंगे, लेकिन इट इज वेल वर्थ इट। आपको 50K का स्टाइपेंड मिल रहा है ऑलरेडी, कॉलेज की फीस निकल जाएगी, सेविंग्स भी हो जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि सेविंग कर, और आप इंडस्ट्री में एक्चुअली चल क्या रहा है, आप सीधा उसी डोमेन में फिर अपने मेहनत करने लगोगे, तो वहां से फिर आप स्किल्स डेवलप करने जो प्री प्लेसमेंट ऑफर होता है वो भी मिलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। आप जहां इंटर्नशिप उसमें भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे वो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ऐसा नहीं बोलूंगा सारी दे देती है, बट कुछ कुछ ऐसी कंपनीज है जो एनआईटी वारंगल में बहुत पहले से आ रही, जो हमें पता रहता है, हमें सीनियर्स हमें बता देते हैं, तो उसमें चांसेस हाई रहती है कि वो दे देते हैं विद इन लाइक 6 मंथ, मतलब जनवरी फरवरी आते आते हमारे मतलब 4th सेमेस्टर में जो हम एंटर करने वाले होते हैं, तो तब तक वो जनरली बता देते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मतलब लास्ट ईयर के बैच में तो ऐसा हुआ था कि मेरे जूनियर्स जो थे वो एंटर किए थे और विद इन 1 मंथ उनको 1-2 कंपनीज आ गई थी इंटर्नशिप के लिए, मतलब जस्ट ज्वाइन करते ही। तो उसमें ये है कि उस केस में क्या होता है ना कि जो कंपनीज आती है वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है, वो समझती है बच्चा बीटेक करके आया तो वो बीटेक लेवल पे ही उनके साथ डील करती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको उसके लिए पैनिक होना है कि कंपनी जल्दी आ गई, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। आपकी अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल हैंडल कर लोगे, और वो जो कंपनी आई थी वो लेके भी गई थी, मतलब आपको बेसिकली जज उसी लेवल पे किया जाएगा। वो जानती है कि अभी 1 मंथ हुए या 2 मंथ हुए तो बच्चे की लेवल क्या होगी। अगर वो 1 साल के बाद आ रहे हैं तो फिर वो टारगेट करती है कि फर्स्ट ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़े हो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको पूछती है। हाँ, तो ये तो एक एंगल सर ये भी हम जानना चाहेंगे जरूर, जो निशांत है, आप मेडिजी के स्टूडेंट रहे 2019, घिटोरनी बैच के स्टूडेंट रहे, तो एक वो जीवन जो घिटोरनी के कमरे में एक एस्पिरेंट की तरह आप जीवन को देखते हो, फिर वहां से आपने मास्टर्स करने का सोचा। उस समय मैं कहूंगा सोचा क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग सर पहले मास्टर्स सोच भी नहीं सोचते थे, अब फिर भी लोग सोचने लगे। तो वहां से हमारे एमटेक एडमिशन गाइडेंस के बाद शुरू हो रहा है चीजें, तो वी आर वेरी हैप्पी, द थिंग्स आर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एग्जैक्टली। तो वो माइंडसेट में जो चेंज आया, वो थोड़ा सा उस, एक तो अपनी जर्नी के बारे में बताओ वहां से लेके, और फिर मास्टर्स में एडमिशन तक, एंड देन फाइनली रीचिंग दी प्लेसमेंट। ओके, सो जब मैं मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने बीटेक के बाद, तो प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद कोविड आ गई, फिर मेरे फादर की भी कुछ लाइक उनको कैंसर हो गया था, तो मैं उसके साथ भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा मैं फोकस भी नहीं कर पा रहा था, और कोविड भी आ गई थी। फिर एक टाइम आया, सेकेंड वेव आई, और मैंने गेट वगैरह का पेपर दिया, मेरी कुछ स्कोर आई, फिर मैंने मतलब खुद से, उस वक्त तो इतने मतलब अभी तो सर आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, उस वक्त कुछ भी नहीं था, तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सर्च किया कोरा पे, लिंक्डइन पे, मतलब बहुत सारे सोर्सेज किए, एलुमनाइज नेटवर्क को रीच आउट किया, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि नहीं मतलब अब
चेंज ज़रूरी है। आप मतलब 3 साल मेरे हो गए थे, मतलब 18 पास आउट हूँ तो 3 साल मेरे को होने के थे, तो मैं सोचा कि नहीं अब चेंज जरूरी, अब मेरे को कुछ और मतलब ट्राई करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा उस वक्त मतलब बहुत लोगों ने मेरे को मना भी किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो समाज तो रोकता ही है, बहुत- समाज की जो धारणा फिक्स है वो रोकती है। हाँ। इवन इनमें से भी बहुत सारे जो बच्चे देख रहे होंगे वो अभी भी हेजिटेंट होंगे, अरे क्या बोल रहे हो, मतलब कई बच्चों हाँ, को तो ये मैं बताऊं ये Fear है। स्टेप लेने में कि मैं तो ये सोच के आया था ना कि हाँ। पीएसयू में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी सर इनफैक्ट एक बात मैं बताता हूँ, जस्ट एक बैच मैं ले रहा हूँ, उसमें एक स्टूडेंट आया मेरे पास क्लास के बाद, और उसका ना थोड़ा अभी परफॉर्मेंस में टेस्ट में उतना मार्क्स नहीं आ रहे हैं अभी। Okay. तो मेरे पास आया वो, और 1 साल शायद पहले ड्रॉप ले चुका है वो। तो वो मेरे से कह रहा था सर मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा हूँ, एंजाइटी हो रही है मेरे को, और पीएसयू में मेरा मतलब मेरे को चिंता लगती होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उसे सबसे पहले बोला कि ये मान लो कि भैया तुम्हारा नहीं हो रहा है पीएसयू में। ये मानने के बाद जब जीवन आगे जो जीना है, अगर तुम उसके लिए तैयार हो, तब तो तुम ये पूरा जर्नी भी अच्छे से करोगे। और ऐसे लोगों को सर स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे ऐसे कन्वर्सेशंस की, कि उनको ये पता लग सके कि जिंदगी खत्म नहीं होती है, बिल्कुल। और सर ये वही फिलॉसफी को भी जस्टिफाई कर रहा है जिसके साथ हम लोग चले हैं, कि मतलब 2 इयर्स अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत करी है, अटेम्प्ट आप दे चुके हो अच्छे दिल से, तो ये बेटा 2 अटेम्प्ट मोर देन सफिशिएंट होते हैं टू गेज आउट के मेरे से चीज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ना गेट में मतलब ठीक ठाक एवरेज लेवल की रैंक आ जाती है, स्कोर आ जाता है, लेकिन वो सिर्फ पीएसयू के चक्कर में और इंजीनियरिंग सर्विसेज के चक्कर में कि चलो मैं 1 साल और बैठ जाता हूं। आप समझ ही नहीं सकते हो कि दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। और जब तक हम वो एक कुएं के मेंढक बन के बैठे रहते हैं ना, तो वो हम समझ भी नहीं पाते हैं। आज जब हम निशान जैसे हमारे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट से जब हम मिलते हैं, तो इतना हैप्पीनेस क्वेश्चन हमारा हाई है कि हमें खुद भी जानकारी हो पा रही है कि अच्छा हमारा स्टूडेंट मेड टेक इंडस्ट्री में काम करता है, इतने अच्छे पोजीशन पे काम करता है, R&D में है, तो हमें खुद एक हैप्पीनेस और एक जॉय वाला फैक्टर है उसके अंदर। तो निशांत, हाँ आप अपनी जर्नी बता रहे थे, आगे कंटिन्यू करो। फिर उसके बाद फिर सेकेंड वेव आया, फिर CCMT की फॉर्म आई, मैंने COAP में भी डाली थी फॉर्म, फिर मैंने बहुत डिस्कशन किया, बहुत लोगों से फिल्टर आउट किया। तो उस समय मैं अवेयर नहीं था कि मेरे को क्या ब्रांच लेना चाहिए, कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा होता कि मैं फर्स्ट राउंड में मैंने गलत फिल कर दिया था, तो मेरे को आइडिया ही नहीं था, प्रायोरिटी गलत डाल दी थी। तो फिर बट मैं बहुत पेशेंस मैंने रखा, मैं बोला नहीं मैं होल्ड करूंगा। फिर मैं 3rd राउंड तक देखा, नहीं हुआ, फिर मैंने स्पेशल राउंड में फिर से बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, इसलिए शायद मेरे को R&D में काम करने का मौका भी मिला है आफ्टर प्लेसमेंट। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, नोट्स बनाए किया, फिर उसके बाद मेरे को फाइनली मेरे को मशीन डिज़ाइन NIT वारंगल में मिल गया, जो कि मैं मतलब टारगेट कर भी रहा था उस वक्त की मेरे को मशीन डिज़ाइन ही चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने एडमिशन ले ली। 2 पॉइंट मैं बोलूँगा इस कन्वर्सेशन में कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पहला तो है कि आप ये चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट मूव फॉरवर्ड। हाँ, आप दूसरा ट्राई कर सकते हो। फंडामेंटल्स तो क्लियर हैं, exactly. तो आप जहां कहीं पर भी जाओगे आप वहां पर स्किल्स डेवलप करके अपना ब्राइट फ्यूचर कर सकते हो। और सर एक जेन्युइन जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जैसे आपने भी पढ़ाई करी, जब हम बात अभी कर रहे थे कि अगर आप सॉम जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, हाँ हालांकि कंपटीशन किसी क्षेत्र में ज्यादा है, तो यू आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली मूव इन द लैडर टू दैट रैंक, बट that doesn't mean that you don't have any role in the society to play. You have very important role, and if you can learn these things, so obviously you can learn something new. और बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाना पड़ा इस मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट होने में आपको? नहीं, मतलब मैंने जब मेरी जो इंटरव्यू वगैरह हुई थी, बहुत लंबा राउंड था, लाइक 4-5 राउंड में हुए थे। रिटर्न जो हुई थी, आप बोल सकते हो कि रिटर्न 2.5 आवर्स की हुई थी, बिल्कुल बार्क वाली पेपर थी। बिल्कुल ऑलमोस्ट बार्क की पेपर थी, कि मैं बार्क की भी पेपर मैंने दी थी, वही पेपर थी। बट प्रिपरेशन अच्छी थी, बेसिक क्लियर था, तो मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया था। फिर कंपनी के जो रिटर्न होता है उसमें सिलेबस जो पूछते हैं, इट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स यू स्टडी फॉर द गेट एग्जाम और योर ब्रांच स्पेसिफिक? नो गेट मोस्टली गेट। रिटर्न कॉमन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन इज हेल्पिंग यू इन गेटिंग द प्लेसमेंट आल्सो।
in the colleges? लाइक बेसिकली रिटर्न में वो गेट ही पूछता है, इंटरव्यू में फिर वो जिस प्रोफाइल के लिए वो रीच आउट आपको किए या कॉलेज को रीच आउट किए वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट को वो टारगेट करते हैं। और वो ये भी पूछते हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैंने बहुत एक दो इंटरव्यू पहले दिया था बिफोर सिलेक्शन, तो ये भी पूछते हैं कि कोई फेवरेट सब्जेक्ट है क्या। वो पूछते हैं कोई 2-3 सब्जेक्ट है, अगर आप बता दो तो वो उससे ही स्पेसिफिक वो ये चेक करते हैं कि आप किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस हो आपकी है। बेसिकली लर्निंग मेंटालिटी है। लर्निंग मेंटालिटी ही ऑलमोस्ट हर कंपनी जो है वो देखने की कोशिश करती है कि मैं अगर इसको मान लीजिए किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ बात करनी है, ठीक है आपको नहीं आता अभी, लेकिन क्या धीरे धीरे करके आप कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हो क्या, मेन चीज वो होती है। और बहुत सारे बच्चों के मन में डर सा ही बैठा रहता है कि नहीं मैं कहाँ कर पाऊंगा ये चीज। मैं यकीन मानिएगा बच्चों, जब आप एक कमरे में बैठकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 13 सब्जेक्ट जब आप पढ़ सकते हो ना, तो लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। ये बात आप लिखा। और सर हम तीनों मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जी, तुम भी मैकेनिकल इंजीनियर हो, जो ज्यादातर बच्चे हमको सुन रहे होंगे, हालांकि और ब्रांचेस के बच्चे भी इन्वाइटेड है हमारे सेशंस के अंदर, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर एक ऐसी ऊर्जा है जो कहीं पर भी किसी भी फेज में पूरा का पूरा तोड़फोड़ मचा सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इतने कठिन सब्जेक्टों को कैप्चर कर सकते हैं, तो अंग्रेजी सीखना, थोड़ी सी पर्सनालिटी ग्रूम करना, या फिर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर सीख लेना, या फिर क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, भैया ये सब हमारे बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन जब तक तुम अपने डायमेंशंस को उस कमरे के अंदर तक सीमित रखोगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि तुम शायद बने किस चीज के लिए थे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आई थिंक वी कैन नाउ मूव फॉरवर्ड। सर एक दो पॉइंट्स मैं और बोलना चाहूंगा बिफोर मूविंग टू एनआईटी वारंगल। देखो निशांत ने एक बात कही कि जब उन्होंने एमटेक का एडमिशन लिया, तब उस टाइम इतने रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं थे ये बताने के लिए कि कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच बुरी है, किसका कट ऑफ क्या है और इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। लेकिन बच्चों, आज इस सीरीज के माध्यम से जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो यही है कि निशांत को शायद स्ट्रगल करना पड़ा था उस नॉलेज के लिए, लेकिन आप लोगों को वो नॉलेज इस एमटेक एडमिशन गाइडेंस के माध्यम से थाली में सजी हुई मिल रही है। तो इसका भरपूर फायदा उठाओ। जैसे निशांत ने कहा, उन्होंने प्रायोरिटी जो फॉर्म भरना होता है उसी में मिस्टेक कर दी थी। अब अगर इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बाद टीचर्स आपके पीछे खड़े हैं, मेडिजी आपके पीछे खड़ा है, अगर फिर भी आप इस तरह की बचकानी हरकतें करोगे कि प्रायोरिटीज ही गलत फिलअप कर दे रहे हो, या फिर आज की डेट में भी आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा कोर्स अच्छा है कौन सा कोर्स बुरा है, तो बेटा ये बता दूं कि आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है फिर। क्योंकि हम लोग तो सर इतने दिनों से, आज 15वां एपिसोड है, निशांत भी आज हमारे साथ है, तो द थिंग इज वी आर कैप्चरिंग दोज थिंग्स। तो आप लोग इंटरनेट पे कुछ भी देखते रहते हैं, इधर टाइम पास करते रहते हैं। You can at least spend some time. You can at least spend some time for your own career, own bloody career, and I'm telling you, जो भी टाइम आप इन्वेस्ट करोगे ना, it is going to be worth every second. It's a fact. What I feel is that suppose somebody has got a GATE score that is significantly good, and the person has taken admission in some IIT or got offers from some IIT, but still if you have gone through this series, I will advise that you should keep on watching the episodes, because in each episode we pick up a topic and we have very extensive discussions with the people who are there in the industry. और जब ये लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या हमारे थ्रू ये एक्सपीरियंस शेयर होता है, तो आप देखोगे कि आपका सोचने का नजरिया भी वाइड होता है, आपको भी पता चलता है कि अच्छा वॉट एवर आई एम स्टडिंग इज वेरी रेलेवेंट। ये कॉन्फिडेंस जब आदमी में होता है कि वॉट एवर आई एम स्टडिंग इज वेरी वेरी रेलेवेंट इन द टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि पीपल से मैकेनिकल आउटडेटेड, वेरी गुड पॉइंट सर। तो मतलब अगर ये सोच के चलोगे सर कि मैकेनिकल आउटडेटेड है, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद का ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। जबकि आप अपने आसपास कहीं पर भी मुंह उठा के देख लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द मोस्ट रेलेवेंट ब्रांच। उसके ऊपर कुछ भी आप
उसके साथ अमालगमेट कर सकते हो, Yes. बट कोर को नहीं मिटा सकते नहीं, हो। नहीं। इस बात का अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस रखना, और मैं तो कह रहा हूं छा जाइए दुनिया पे, ठीक है। चलिए सर, सो आज ये लोग बोल रहे होंगे सर ये सब छोड़ो सर, सीसीएमटी का फॉर्म भरना है, एनआईटी वारंगल उसका बता भी दो, इंतजाम है, चिंता मत उसका करो। भी इंतजाम है, पूरा बताया जाएगा। सो यू कैन सी टुडेज डिस्कशन इज ऑन एनआईटी वारंगल। शुरू करें सर? करते हैं सर शुरू। Okay. So, first of all, eligibility requirements for the CCMT counseling. You guys already know. और आज हमारे साथ निशांत खुद हैं एनआईटी वारंगल के, तो हर ब्रांच स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है ब्रांच के बारे में हम निशांत से ही आज उसके बारे में पूछेंगे। सो दीज आर द कॉमन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ये आपको हम ये जनरल NIT त्रिची कैंडिडेट में के भी लिए दिखा चुके हैं। 6.5 CGPA या 60% का जो क्राइटेरिया है, और अगर आप बात करोगे कि जनरल EWS या OBC के लिए क्राइटेरिया 6 CGPA हो जाएगा, एंड इट विल बी 55% इन केस ऑफ SC, ST एंड PWD। ये कॉमन क्राइटेरिया है फॉर ऑल दी NITs। Sir, let us start with With the Department of Mechanical Engineering. So I think निशांत Department of Mechanical Engineering में करंट वक्त में I think 5 ब्रांच स्पेशलाइजेशन है। Specializations तो are चलिए सर फर्स्ट स्पेशलाइजेशन से शुरू करते हैं, जिसके निशांत Design. खुद हैं, मशीन डिजाइन। डिजाइन सो मशीन डिजाइन सर, इसमें PI अलाउड नहीं है क्या मशीन डिजाइन में? सर मशीन डिजाइन में एक्चुअली ब्रांच जो क्वालिफाइंग डिग्री है ना, वो क्वालिफाइंग डिग्री की एक बहुत लंबी लिस्ट है। वो तो अब हाँ. ये सब जानते हैं। So basically what I have focused is gate paper aerospace allowed है and gate paper mechanical allowed है. Rest if you have your BE BTech in mechanical that is allowed, in aerospace that is allowed, and there are variety of different branches. You can visit the CCMT website for it. सर इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 30, 30 number of seats. that is for mechanical Mechanical specific specific. background students. Yes. एंड कट ऑफ पे जाने से पहले हाँ, थोड़ा सा- निशांत इस ब्रांच के बारे में आप बताइए कि ब्रांच में कैसा कोर्स वर्क है, और फिर उसके बाद प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी सी Okay. बात करेंगे। सो मशीन डिज़ाइन में बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में 3 से 4 सब्जेक्ट रहते हैं और 2 इलेक्टिव रहती है। इलेक्टिव बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको चूज़ नहीं करने देते हैं, या कभी कभी वो प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है, बट मेनली जो मैं मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में मैं बताता हूँ। एडवांस मशीन डिज़ाइन होती है, एडवांस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड होती है, एक वाइब्रेशन होती है 3, और एक और होती है कंप्यूटर एडेड ज्योमेट्रिक डिजाइन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay. क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम एरोडायनेमिक्स के लिए हम जो स्पोर्ट्स कार बनाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट सरफेस डिज़ाइन करते हैं, मैटलैब का एप्लीकेशन उसमें बहुत है। तो वो बहुत एक नया सब्जेक्ट है जो मैंने भी पढ़ा था, मतलब बीटेक में मेरे को उतना आइडिया नहीं था। वाइब्रेशन वही है जो हम पढ़े थे, बट यहाँ पे हम मल्टीपल डिग्री के साथ डील करेंगे, जो एडवांस लेवल पे होती है। ठीक है, अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो ये कहीं ना कहीं मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन के वाइब्रेशन वाला पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पार्ट, हाँ. इससे कनेक्टेड है पूरी इसमें किसी को इंटरेस्ट हो तो वो इस ब्रांच में आ सकता और एक ये भी सब्जेक्ट रहती है, मतलब इलेक्टिव में रहती है, वो थ्योरी ऑफ लिंकेजेस हम जो पढ़े थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम लिंकेजेस, मैकेनिज्म। तो एक सब्जेक्ट होती है इलेक्टिव में, वो रहती है मशीन डिजाइन में फर्स्ट सेमेस्टर में। वो भी इंटरेस्टिंग है कि हम मतलब डिफरेंट हाई लेवल लिंकेजेस जो है वो हम पढ़ेंगे। तो मेनली यही सब्जेक्ट रहती है। एक एडवांस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, उसमें भी हम जो 3D लेवल पे हम थोड़ा स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं। गेट में तो 2D लेवल पे ही होती है, वहाँ पे 3D लेवल एक एक्स्ट्रा होता है और थोड़ा एडवांस होता है, इक्वेशंस बड़ी बड़ी होती है। तो ऑल एंड ऑल अगर आपको इन सब सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, या आप अपना डोमेन अपने करियर को इस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, तो आप मशीन डिज़ाइन ले सकते हो। ये हुई फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर की मैं बता देता हूँ। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट, वो थोड़ा इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। उसमें आप जो पढ़ लिया, बना दिया उसको बेचना भी तो है। तो वो मेरे को बहुत पसंद आया था वो सब्जेक्ट, क्योंकि आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब उसको प्रैक्टिकल वे में सोचो। तो उस सब्जेक्ट में बेसिकली प्रोफेसर्स क्या है आपको बताएंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह देंगे कि आप कुछ एक फर्नीचर डिजाइन करो या एस्थेटिक्स कंपैटिबल कुछ फर्नीचर डिजाइन करो, जो जिसमें ऐसा मैकेनिज्म हो कि वो टेबल भी बन जाए, बेड भी बन जाए, काइंड ऑफ मतलब मल्टीपल, जिसके लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करो, क्रियो, सॉलिडवर्क्स, जिसमें भी आप अच्छा सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर क्योंकि जानने में भी दी स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड। सो क्रियो, सॉलिडवर्क्स एंड व्हाट आर द सॉफ्टवेयर? मतलब बेसिकली मैं मतलब जितना मैंने किया, मैं 2 काफी होता है। These two. रिक्वायरमेंट कहीं भी आप जाओ,
यूजर इंटरफेस सेम ही होता है। अगर आप एक भी सीख लो तो आप दूसरा कर सकते हो। मैंने मतलब कॉलेज में क्रियो किया था, मैं कंपनी में सॉलिडवर्क्स कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में भी सेम होता है कि आप कोई भी एनालिसिस कर लो। आजकल तो सॉलिडवर्क्स में भी अगर आपकी कंपनीज में जाओगे तो उनकी लाइसेंस बहुत हायर लेवल की होती है, तो आप उसमें भी स्टैटिक लेवल तक एनालिसिस कर सकते हो। तो मैं मतलब हम भी वहाँ पे कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर मतलब बहुत ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में क्या हो रही है ये समझना है। वो मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी फिजिक्स को जानना है कि अगर आप बाउंड्री कंडीशन क्या कहाँ लगा रहे हो, हिंज सपोर्ट है तो कहाँ लगाना है, लोड है तो कैंटिलीवर है तो कहाँ लगाना है, कंटिन्यूअस सपोर्ट है वो पता होना चाहिए। वैसे तो सॉफ्टवेयर आप किसी को बताओगे तो वो भी कर देगा, बेसिक फिजिक्स पता होनी चाहिए सॉफ्टवेयर। कल को जैसे आप, मैं थोड़ा और पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में एआई जनरेटेड डिजाइन आने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग से, तो उसमें तो मतलब ऐसा होगा कि वो खुद ही हमें डिजाइन दे देगा, बट हमें उसको फिजिक्स बताना पड़ेगा कि हमें ये मटेरियल चाहिए, इस तरह से चाहिए, इस स्पीड में ये मूव करनी चाहिए। तो ये हुई थोड़ी सी मतलब इंजीनियरिंग एस्पेक्ट की। तो मैं बस यही बोलूंगा आप बेसिक पे हमेशा फोकस करो। सॉफ्टवेयर तो करना ही है, वो सॉफ्टवेयर पे हैंड्स ऑन आनी चाहिए, बट बेसिक क्लियर नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर सीख भी लोगे तो मतलब फिर वही हो गया कि आप एक ऑपरेशंस की तरह काम कर रहे हो, आप R&D में नहीं जा पाओगे। ये होती है। So basically that means the core knowledge is mechanical, but that core knowledge because the पैकेजिंग अच्छी करनी है, पैकेजिंग अच्छी करनी है। टाइम चेंज है ना, हम हाथ से जोड़े 20 + 20 = 40 और we can use a calculator. Yes. So the basic mathematics will not change. It is simply you have got a tool and you can use it for your faster computation. एंड इवन सर हम लोग जब सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर्स बनाने वाला व्यक्ति भी तो एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए कि हाउ कैन अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर डिजाइन अ सॉफ्टवेयर फॉर अ टरबाइन। You need a mechanical engineer there also. So that is the relevancy that even if softwares are coming, okay, but ANSYS company is going to hire a mechanical engineer for the mechanical engineering problems that the world is dealing with maybe. Right. और प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं सर। एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा सब्जेक्ट्स में। आज आपकी स्टेज है, कितने भी पॉइंट ऐड करो। प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपमेंट के अलावा एक और सब्जेक्ट होती है सेकंड सेमेस्टर में, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, FEA। वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप जब सिमुलेशन में जाओगे, मैशिंग करोगे, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो मैं उन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो बहुत ज्यादा सिमुलेशन से अट्रैक्ट होता है या बहुत ज्यादा उनको मोटिवेशन मिलता है सिमुलेशन और डिजाइन वगैरह देख के कि हमें सिमुलेशन इंजीनियर बनना है। आजकल तो वैसे भी दौर कंप्यूटेशनल और सिमुलेशन का ही दौर है। इवन ये सर खुद में ही एक अलग डिपार्टमेंट बन चुका है। कंपनीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही है कि हमें कंप्यूटेशन का आदमी चाहिए, हमें सिमुलेशन का आदमी चाहिए बेसिकली। लेकिन कंप्यूटेशन एंड सिमुलेशन का अभी तक जितना भी हम लोगों ने IITs में भी देखा है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है इन सब चीजों को डिकोड करने में। इफ यू आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, तो आपका कंप्यूटेशन और सिमुलेशन में मतलब एक अच्छा खासा हाथ बैठ सकता है। सो अब प्लेसमेंट ये सुनने को बेताब होंगे। तो अभी तो करंट बैच की तो चल ही रही है, उनकी भी बहुत अच्छी हुई। मैं एक मतलब लास्ट ईयर की बताता हूँ 2023 अप टू जुलाई अगस्त तक मेरे बैच में लाइक आउट ऑफ 21 टोटल 24-25 थे, बट वो 3-4 कैंडिडेट वो थे आर्मी कैंडिडेट थे। वो लोग आए थे फॉर स्पॉन्सर्ड डिग्री, वो बस डिग्री के लिए आए थे, तो वो प्लेसमेंट में वो आते भी नहीं। तो मेनली आउट ऑफ 21 19-20 मतलब 20 पीपल की हो गई थी, 20 लोगों की हो गई थी प्लेसमेंट, और सबकी लगभग कोर में ही हुई थी डिजाइन में। ये एक बहुत सर आप कन्वे कर दो, हम लोग खुश हो जाते हैं एकदम। निशान ने वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी ये बोला प्लेसमेंट, बिकॉज वी वर आस्किंग कि अच्छा रेट दी वेरियस NITs। सो निशान ने एक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट बोला था कि अगर इफ यू वांट टू सी फॉर ओवरऑल प्लेसमेंट्स यू कैन टेक NIT Trichy टू बी ऑन द हायर साइड, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर द core placements, then nothing beats NIT वारंगल इज बेटर। और इवन अगर कोई ये बोले कि नहीं इस ईयर कम है या ज्यादा है, तो मैं ये बोलूंगा कि आप ये देखो कि कंपनीज कितनी आ रही है। कंपनीज आती है, कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट को भी एक बेंचमार्क क्रिएट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स उस लेवल का स्टूडेंट ही नहीं मिला भाई, मुझे एक सेट डोमेन में इस लेवल का बंदा चाहिए। सो आई कैन नॉट रिक्रूट एनीवन जस्ट लाइक दैट, बिकॉज मेरे को पैसे देने हैं भाई उसको, तो बच्चे का भी एक स्तर होना चाहिए ना। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। In fact, this year also, one of the student told us that
almost 100% placement is there, only one has been left हाँ. and placement is In- still in the going design on. department. डिजाइन में department. दिस ईयर मेरे को पता है 17-18 स्टूडेंट थे, जिसमें 3 लोग, मतलब एक ही बंदा है जिसकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, बाकी जो 2 और है वो इंटर्नशिप में है, वो भी बहुत अच्छी कंपनी में, लाइक आई थिंक कैटरपिलर या ऐसी कोई कंपनीज है, तो उनको भी चांसेस है कि अभी मिल जाएगा। तो मतलब आप अप्रोक्स मान के चल सकते हो 90% 95% आप रेट कर सकते हो डिजाइन में, और कोर ही रहता है वो मतलब। देखो 1-2 एक्सेप्शंस तो हर जगह हाँ, होते हैं सर, तो- 1-2 एक्सेप्शंस की तो बात करने, एक जनरल ट्रेंड हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज जनरली आ जाती हैं आपके बैच में, कौन कौन सी आई तो थी? मेनली आप अगर देखो तो कंपनीज में अगर बोलूँ तो रिपीट ही रहती है मोस्टली, जो मेरे बैच में या मेरे जूनियर। और अगर आप कोर कंपनीज में भी कंपेयर करो ना, तो मतलब बहुत सबसेट होता है, जैसे अगर कोई और त्रिची या फिर सूरतकल में गई तो मेनली वारंगल में आई, वहां गई, ऐसा वाला सीन रहता है मोस्टली। मतलब सब तो नहीं बोलूंगा मैं, कुछ कुछ एक्सेप्शनल होती है। वैसे कंपनी आप बोलो तो जैसे टाटा मोटर्स रेगुलर आती है, एक कमिंस है जो इंजन्स पे बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत रेनॉन्ड कंपनी वो आती है। और एक स्ट्राइकर है मेडिकल डिवाइस में, अगर आप बात करो, मैं मेडटेक इंडस्ट्री जो बोलते हैं, हाँ, जिसमें मेरी, तो उसमें मैं 3-4 कंपनी बता देता हूँ ताकि आप भी अगर नोट करके रखो या ध्यान रखो। स्ट्राइकर हो गई, बॉस्टन साइंटिफिक हो गई, बैक्स्टर हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, जी हेल्थ केयर, सीमेंस हेल्थ केयर। हमें क्या पता रहता है कि जी और सीमेंस तो बस वो मतलब एविएशन है या फिर टरबाइन से उसी में, ऐसा नहीं है। आजकल हेल्थ केयर पे सब लोग आ रहे हैं, मतलब सब अपना कंट्रीब्यूशन। और मेरे को साथ पता चला है कि अभी बहुत सारे इंडियन कंपनीज भी है जो हेल्थ केयर में आना चाह रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइसेस बनाना। इवन आप मेरे को इसके रिकॉर्डिंग, हालांकि वो हम लोगों ने कभी और के लिए सोचा था, बट अब मेरे मन में बात आ रही है कि काफी फॉरेन कंपनीज भी अपना R&D सेंटर इंडिया में सेटअप इंडिया में करने की कोशिश कर रही है। तो अब जब कोई एक फॉरेन कंपनी इंडिया में R&D सेंटर सेटअप करने की कोशिश कर रही है, सो एक्चुअली दे आर नॉट लुकिंग फॉर द बैचलर्स डिग्री स्टूडेंट, बिल्कुल, दे आर लुकिंग फॉर मास्टर्स लेवल स्टूडेंट, स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट PhD also. and PhD also. This is one another point to be, because देखो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, तो वहां पर क्या है कि भाई वो लोग ऑलरेडी आगे हैं, तो वहां पर रिसर्च, एमटेक, R&D और जो PhD है उसका स्कोप पहले से ही वाइड स्प्रेड है। और सर मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी चीज की वैल्यू आज के टाइम पे यूरोप में है, यूएस में है, यूके में है, so you can see it in the upcoming you can times. see it in the upcoming times. So आप थोड़े समय बाद यहाँ भी देखोगे। लेकिन देखो बच्चे, इस सीरीज का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, हम लोगों के माध्यम से आपको ट्रेंड पहले से ही पता चलने की एक झलक मिल रही है। वो कहते हैं ना भाई, मार्केट में कुछ चीज उठने वाली है, तो अगर आपने उस ट्रेंड को पहले से ही पकड़ लिया और अभी से मान लो जो नया, जो बच्चे गेट का पेपर दे चुके हैं वो तो देख ही रहे हैं वीडियो को, लेकिन कोई एक नया बच्चा जो जस्ट अभी तैयारी में घुसा है, तो उनका तो मेरे को ये कहना है, आप गेट में शानदार रैंक लेकर आओ, टॉप IIT, टॉप NIT उठाओ, एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू, आपको आपके कैरियर में कोई रोकने वाला नहीं होगा, ये फैक्ट है। यही कारण है कि गेट को गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटी बोला जा रहा है। ये एग्जैक्ट वजह ये है कि गेटवे ऑफ अपॉर्चुनिटी। PSU इज नॉट, हाँ, PSU इज जस्ट वन ब्रांच ऑफ इट। जैसे इतना बड़ा बरगद का पेड़ है भाई, गेट वो बरगद का पेड़ है, अब उसकी एक ब्रांच PSU है, एक ब्रांच कुछ और चीज है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी ब्रांच जो है वो एमटेक है बेटा। और आज की डेट में वो सिग्निफिकेंट होती चली जाती है और टाइम के साथ वो डेफिनेटली और बढ़ती चली जाएगी। और सर ये वो वाली ब्रांच है जिसपे अब फल लगना शुरू हो गए, तो हम पहले से ही बता दे रहे हैं भाई, है ना, फल हमारे सामने बैठे हैं। ऐसे और भी देखो, ये सीरीज के माध्यम से मैं अभी फिर से बोल देना चाहूंगा, निशांत हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन न जाने कितने ही और बच्चे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस चीज को। सो निशांत तो गुड़गांव में थे, मेडीजी हेड ऑफिस के पास थे, तो ऑन कॉल ये हमारे पास आ गए, लेकिन न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब डेटा हमें प्रोवाइड किया, उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। ओके सर, एक बार जरा कट ऑफ्स दिखा देते हैं हम। कट ऑफ्स ये राउंड 1 का है सर, राउंड 1 का कट ऑफ है। इसमें ओपन वाले 579 इज द ओपन का 579 इज द मिनिमम गेट स्कोर फॉर राउंड 1। अच्छा, राउंड के बारे में एक बार मैं फिर ब्रीफ कर देता हूं। देयर आर
6 rounds. 6 rounds. So first round, second round, third round, then special round 1, special round 2 and national spot round, ये last round है. तो हमने क्या किया है, हमने इन 6 में से 3 कंसीडर किए हैं सो दैट यू कैन एटलीस्ट नो कि बेसिक ट्रेंड क्या है. अच्छा, सीसीएमटी की काउंसलिंग चल रही है आप लोगों की. निशांत अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले हमें बता रहे थे कि इनकी भी जो सीसीएमटी की काउंसलिंग की जर्नी है उसमें इन्होंने काफी रिस्क टाइप लिया था. तो निशांत वो क्या है बताओ. हाँ, तो मैंने मतलब मैं जस्ट मतलब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था लिंक्डइन वगैरह से, और फिर मैंने प्रायोरिटी मैंने गलत फिल कर दी थी. तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को कॉलेज का आइडिया नहीं था, मैंने गलत फिल कर दिया. अब जब पहला राउंड हुआ तो फिर मतलब टेलीग्राम्स ग्रुप वगैरह में और भी मेरे दोस्त बहुत लोगों से कांटेक्ट हुए, तब मेरे को बहुत ज़्यादा पता चला सीनियर्स वगैरह से कि नहीं ऐसे मतलब ये उतनी सही नहीं है, तुम्हारी स्कोर जितनी है तुम और डिजर्व करते हो, तुम्हें और अच्छी कॉलेज मिल जाएगी. तो फिर मैंने अपनी जो भी प्रायोरिटी थी, जो भी मेरे को अलॉट हो रही थी, मैंने 3 राउंड तक उसको होल्ड किया. मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, उससे कोई इशू नहीं होता है. फिर मैंने स्पेशल राउंड में फिर से इनरोल किया. स्पेशल राउंड में एक आपको ऑप्शन मिलता है, फिर से प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो, मतलब वो फिर से एक प्रोसेस होता है. उसके बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया और फिर मेरे को लाइक स्पेशल राउंड में जो मतलब मेनली मेरी फोकस थी वो मेरे को मिल गई. तो आपको ये भी थोड़ा क्लियर रहना होगा कि जैसे आप कोई अच्छी कॉलेज, जैसे आपने पहले तो कॉलेज सेलेक्ट कर लिया कि ओके मेरे को फॉर एन एग्जांपल एनआईटी वारंगल जाना है या त्रिची जाना है, तो उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस है. आप ये सोचो कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आप किस में जाना चाहते हो. प्लेसमेंट तो एक पॉइंट होता ही है कि प्लेसमेंट मैटर करता है, बट एनआईटी वारंगल में भी देखोगे तो मैं ये बता दे रहा हूँ बहुत क्लियरली कि कोर कंपनी आती है तो कुछ कुछ कंपनीज को छोड़ के सारी कंपनी सबको अलाउ करती है. ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मशीन डिजाइन वाले ही बैठेंगे थर्मल, कुछ कुछ होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कैटरपिलर मैं दे रहा हूँ, वो आई थी तो वो एफईए के लिए आई थी, एफईए इंजीनियर मतलब फाइनाइट एलिमेंट, तो वो बस डिजाइन वालों को ही अलाउ किया था. बट वो जैसे 20 में 2-3 कंपनी रेयर चांस है. तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं है, होप मत खो. अगर आपको डिजाइन में इंटरेस्ट है और सपोज फॉर एन एग्जांपल कि आपकी स्कोर नहीं, आपको कोई दूसरी ब्रांच मिल गई, तो आप बिल्कुल होप मत लूज करो, आप ले लो. चलो ठीक है, आपको उसके बाद कोई दूसरी ब्रांच मिल गई, आप ले लो. आप अपने आप वहाँ पे अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो. वहाँ पे इन्वायरमेंट ऐसा रहता है ना कि बहुत सारा आप हॉस्टल्स में रह रहे हो, आपके डिजाइन वाले दोस्त बनेंगे या आप डिजाइन के प्रोफेसर से भी आपकी कनेक्शन रहेगी. तो अगर आप उसमें एस्पायर हो कि मेरे को लेना है, का जुझारूपन है तो आप कर जाओगे. मैं बहुत देखा हूँ कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या है या थर्मल के वो डिजाइन एज ए डिजाइन इंजीनियर अभी जॉब कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, मतलब वही मैं बोलूंगा कि मतलब कभी भी होप नहीं लूज करना है. ठीक है, कॉलेज अच्छा सेलेक्ट करो, अपने हिसाब से मैक्सिमम ट्राई करो, बट ना मिले जो आपको चाहिए था तो होप नहीं लूज करना है, आपको मिलती है. क्योंकि मैं ये मोस्टली कॉलेज का बता रहा हूँ कि वो मतलब जितना मेरे को पता है कि वो मतलब बहुत ही स्पेसिफिकली कोई कोई कंपनीज होती है जो ब्रांच स्पेसिफिक आती है, ब्रांच नहीं मतलब स्पेशलाइजेशन अदरवाइज अलाउ कर दे. एक और सीसी, बिकॉज सर सीसीएमटी चल रहा है तो सीसीएमटी में एक और बेवकूफी जो बच्चे जनरली करते हैं कि ये वाला एनआईटी तो मेरे घर के पास है तो मैं इसको टॉप प्रायोरिटी पे रख दूंगा, भले ही उनकी रैंक अच्छी हो और उन्हें मनपसंदीदा ब्रांच मिल रही हो ना मिल रही हो, प्लेसमेंट हो ना हो, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा. आप देखिए इस उम्र में भी इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती सर. करियर मेरे घर के बाजू उड़ाते हुए देखा लोगों को. करियर की एकदम खिल्ली उड़ाते हैं. करियर से मुझे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है अपने कंफर्ट से. हाँ, कंफर्ट से मतलब है. तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें. अगर आपकी रैंक अच्छी है तो जो टॉप के 5 एनआईटीज हैं, त्रिची हो गया, हम उसके बारे में भी लास्ट में डिस्कशन करेंगे. आज का एक बहुत बेहतरीन डिस्कस करेंगे इंटर एनआईटी कि इन एनआईटीज में से क्या चुनना है, किस बेसिस पे चुनना है. लेकिन ये वाली बेवकूफी तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि भैया ये कॉलेज मेरे घर के बाजू में ही है तो मेरे को यही वाला चाहिए. आइए सर, अगला राउंड इज राउंड 3. सो राउंड 3 में ओपन फर्स्ट आपको दिख रहा है सर 516 पे आ गया. देखिए गेट्स बच्चों क्या चाहते हो भाई, जान लोगे अब. अच्छा, इसमें स्पेशल राउंड भी है. इसमें स्पेशल राउंड एक्चुअली क्या है, नेशनल स्पॉट राउंड तक ये ब्रांच नहीं पहुंची, तो जो लास्ट राउंड हुआ दैट वाज स्पेशल राउंड 2. तो जरूरी नहीं कि सारी ब्रांच में नेशनल स्पॉट राउंड तक यू गेट दी चांस. सो द मिनिमम गेट स्कोर इज 560. सर मेरे ख्याल से वही 516 यही वाला है. पीछे करिए सर स्लाइड एक बार. हाँ, ये 5 ओपन कैटेगरी 516 स्पेशल राउंड. सो बेसिकली आप वो 516 वाले बच्चे ने छोड़ दिया होगा. एक बार पीछे करिएगा सर. स्पेशल राउंड 3. हाँ, तो 6. ये मुझे लगता है सर स्लाइड कहीं रिपीट तो नहीं हो गई हमारी. माइट बी पॉसिबल, बट आपको एक एवरेज अंदाजा लग गया होगा कि
इफ यू आर समवेयर इन द रेंज ऑफ 550 गेट स्कोर तो आपको NIT वारंगल में मशीन डिजाइन मिलने का चांस है। राइट। आइए सर नेक्स्ट ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग। एक पॉइंट मैं और बोलूंगा कि मैंने जब रिस्क लिया था उस वक्त कि मैंने थोड़ा अपना सीट को होल्ड किया था, तो मैंने इसलिए लिया कि मेरी गेट स्कोर थोड़ी अच्छी थी, मतलब मेरे को लगा था कि CCMT के लास्ट ईयर के मतलब डेटा के अकॉर्डिंग कि मेरे को मिल जाएगी। अगर आपकी बहुत अच्छी स्कोर नहीं तो आप बहुत ज्यादा मतलब ये मत करना, हाँ रिस्क मत लेना, क्योंकि ये जो है ना मतलब स्पेशल राउंड के पहले वैसे आई थिंक वो CCMT लिस्ट निकाल देती कि कितनी सीट्स बची है सब में, तो ठीक है वो भी ऑप्शन है, बट अगर आपकी स्कोर बहुत अच्छी नहीं है तो फिर मतलब आप ज्यादा चांस मत लेना, आजमा लक आजमा मत लेना। हाँ, तो वही है। ठीक है, चलिए सर थर्मल इंजीनियरिंग इज द सेकंड स्पेशलाइजेशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। थर्मल का डेटा सर आपके पास है? थर्मल का डेटा मेरे पास है, बिल्कुल मेरे इन पास योर PPT इट विल बी देयर। सर इनको सो थोड़ा सर सा एक थर्मल बार में मैंने 25 सीटें हैं। हाँ थर्मल में 25 सीटें हैं टोटल। अच्छा आप डेटा निकाल रहे हैं? मैं सर इसलिए निकाल रहा हूँ कि एक बार इनको बता देता हूँ कि नेशनल वारंगल का डिजाइन का कितना रहा। सो मैं वापस डिजाइन पे चलूं? हाँ मैं इनको एक बार वारंगल का डेटा बता देता हूँ। हाँ बिकॉज क्लैरिफाई हो जाएगा तो बेटर रहेगा इनको। यस। सो वारंगल का बेसिकली जो डेटा है वो ओपन का, जैसे ये स्पेशल राउंड 2 है ना, ये स्लाइड हमारी रिपीट हो गई तो है। बेसिकली ओपन का मिनिमम गेट स्कोर इज 490। सो 516 नहीं है, 490 है। इसकी जगह सर मैं लिख ही देता हूँ, इट इट इज 490, ये 490 है, दिस इज 490 एंड फॉर स्पेशल राउंड 2 तक इट वेंट फॉर OBC and CL इट वाज 437। सो ये 437 है। बाकी की सीट्स ही नहीं थी, बाकी के लिए SC/ST का did not go up cover to up हो this गया होगा। round. Yes. चलिए सर अब थर्मल पे आ जाते हैं। Go to the thermal. सो थर्मल में टोटल 25 सीट्स हैं। हाँ। एंड थर्मल के बारे में बताइए सर। थर्मल के बारे में सर एक हमारे स्टूडेंट थर्मल के, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है। एक तो ये है कि थर्मल में प्रेशर, वो खुद सेकेंड ईयर में थे और टाटा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी में प्लेस्ड हैं एट अ पैकेज ऑफ 8 LPA फर्स्ट ईयर में। हाँ, अदरवाइज इट विल 11 LPA हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद। राइट। सो बेसिकली आउट ऑफ 20 करेंटली 17 स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस, 17 स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं। 3 पीपल कंपनी इंटर्नशिप के लिए गए हुए हैं, तो अभी प्लेसमेंट ऑन है। सो वी कैन नॉट से अबाउट देम फाइनली, अभी वो प्लेसमेंट्स आर स्टिल गोइंग ऑन। प्लेसमेंट सर अगस्त तक हो ही जाना है, अगस्त तक चलते हैं। सो अभी उनका internship has not been converted into PPO. That is the information which we have got. Regarding the course work अगर हम बोलें तो थर्मल में जो सॉफ्टवेयर है ANSYS कंसोल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सर, फाइनाइट एलिमेंट मेथड और कंप्यूटेशनल मेथड ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर का, और इसकी लैब भी होती है CFD लैब। सो basically अगर overall we talk about, so average package sir we can say is somewhere around 10 LPA. So मतलब अच्छा पैकेज है। और इस साल हाईएस्ट पैकेज 15 LPA गया है। ZF टेक्नोलॉजी नाम की कोर कंपनी में 15। ये लोग सर कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। भाई ये सर पहले मोबाइल जैसे हुआ करता था तो आप देखते होंगे कि बैक कवर निकल जाता था। अब जितना ज्यादा ये छोटा होता चला जा रहा है, थिन होता चला जा रहा है, उतना ज्यादा हमें उसकी कूलिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे मटेरियल्स चूज करने पड़ेंगे जहां पर कूलिंग रेट हायर हो और कम से कम जगह में हम उसको संगठित कर पाए। तो दिस इज अ कंपनी दैट डील्स विद दैट कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो 15 LPA का पैकेज गया है। कुछ नॉर्मल कंपनीज बताइए। नॉर्मल कंपनीज बजाज है 12 LPA, वेरोक 12 LPA है, आनंद ग्रुप की देयर आर मेनी कंपनीज, आउट ऑफ दैट महालिक विजिटेड 12 LPA, डाइकन दी एयर कंडीशनिंग ये डाइकन का ही लगा हुआ है सर स्टूडियो में। मेरे घर पे भी सर डाइकन का ही लगा हुआ है। सो 6.5 LPA बट रोल R&D का है, तो ये आप समझिए कि रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टाटा मोटर्स में भी 12 LPA R&D रोल, दी सीमेंस 14 LPA कैट डेवलपमेंट प्रोफाइल थी, देन गैस टर्बाइंस की सीमेंस एनर्जी कंपनी थी।
सर जैसे सीमेंस है, हम कई सारी कंपनीज को देखते हैं, जैसे आगे इन्फोसिस के बारे में भी लोगों ने बोला कि दे आर इनटू कोर आल्सो, सॉफ्टवेयर वाली नहीं है, कोर कंपनीज भी है सर। एक्चुअली जैसे कंपनीज के ना पोर्टफोलियोज होते हैं, सो जैसे हम लोग तो बस एक नाम सुन लेते हैं कि भाई ये कंपनी यही इन्फोसिस सॉफ्टवेयर में ही काम कर, नहीं, इन्फोसिस का एक डोमेन है, एक पोर्टफोलियो है जिसमें वो गैस टरबाइंस वगैरह पे भी काम करती है, एनर्जी सेक्टर पे भी काम करती है। अब जैसे अदानी है सर, अदानी के ही कितने मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं, ग्रीन एनर्जी में भी है, फिर ऑयल एंड गैस में भी है, नेचुरल गैस वगैरह में भी है, फिर इसी तरह से कुकिंग ऑयल में, एफएमसीजी में है अदानी। सो देयर आर मल्टीपल पोर्टफोलियोज आर देयर। देखो इससे भी दिमाग खुलना चाहिए आपका चीजों में। यस, सो this is the general information which we have. So before we move on to the cutoff, sir, इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे निशांत, थर्मल के बारे में कुछ ऐसा थर्मल ये पता मैं हो बोलूँगा कि थर्मल बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है और स्कोप भी बहुत है, एनर्जी सेक्टर वगैरह में बहुत ही ज़्यादा। जेडएफ जैसे आप देख रहे हो, जेडएफ डिज़ाइन के लिए भी आई थी, इसके लिए भी आई थी। तो जो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को आप छोड़ दो तो वो सबके लिए आती है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल एयर बस है तो वो मेनली टर्बाइंस के लिए आती है, तो वो थर्मल के लिए आती है। कैटरपिलर है वो एफईए के लिए आती है, तो डिज़ाइन के लिए आती है। तो मैं इसलिए एक दो बता भी दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में रहे। तो मतलब बाकी थर्मल में सीएफडी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं पर्सनली जब मैं अपने इंटर्नशिप में था तो मैं न्यूरो में काम करता था। न्यूरो में मेनली क्लॉट्स एंड ब्लड्स के साथ डील होता है, तो फ्लूइड, हाँ ब्रेन, लाइक ब्रेन, हाँ, तो मतलब क्लॉट्स और ब्लड्स के साथ ज़्यादा डील होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स की यूज़ होती थी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सीएफडी बहुत ही अभी लाइक बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा जैसे आप ऑटोमोबाइल में भी जैसे आप देख सकते हो, अभी जैसे बोलते हैं कि ईवी वगैरह आ रही है, तो आप थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लोर कर सकते हो वाया मैकाट्रॉनिक्स। ऑल्दो ये मैकाट्रॉनिक्स आपके सब्जेक्ट में नहीं है, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑटोमोबाइल में भी आईसी इंजन और ये तो कहीं ना कहीं थर्मल से वो रिलेटेड है। और ये भी हटा दो तो अगर आप ईवी में भी है तो ईवी में भी हीट एमिशन तो होती ही है, तो वहाँ तो थर्मल इंजीनियरिंग आएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा मार्केट को भी देखना होगा कि हाँ क्या क्या ट्रेंड में है। तो वो आप एनआईटी में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा सीनियर से कांटेक्ट रहो, एक्सपोजर मिलेगा, हाँ, और अपने सीनियर से भी कांटेक्ट रहोगे तो वो बताएंगे कि अच्छा ये चल रहा है, आप ये कर लो, ये कोर्स वर्क कर लो। तो यही है। चलिए सर कट ऑफ देख लेते हैं इसकी थर्मल इंजीनियरिंग की। सो ओपन का 535 राउंड 1 में, राउंड 1 में, एंड राउंड 3 की अगर हम बात करें 471 सर। सर 471 कितने मार्क्स हो गए? 471 का मतलब है सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं 35 से 40 के बीच में। तो सोचो 100 नंबर के गेट के पेपर में अगर आप 35 से 40 के बीच में लाते हो, और वो राउंड 3 है, और ये राउंड 3 है। आप देखो स्पॉट राउंड भी होंगे सर इसमें। हाँ जी, स्पॉट राउंड है, नेशनल स्पॉट राउंड है। ओपन 467 सर। दिस इज लिटरली अमेजिंग। मतलब अब बच्चा इसके बाद भी अगर कुएं का मेंढक बन के ही रह जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आइए सर नेक्स्ट ब्रांच, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये देखो, ये जो कन्वेंशनल ब्रांचेस हैं ये तो ऑलमोस्ट हर जगह ही है, सारी की सारी यही 3 कन्वेंशनल ब्रांचेस हैं। अच्छा, इसमें पीआई अलाउड है। हाँ, गेट पेपर, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन। अब हियर व्हाट आई हैव शोन क्वालिफाइंग डिग्री मैकेनिकल, बट क्वालिफाइंग डिग्री की एक पूरी बहुत लंबी लिस्ट है। पीआई इज आल्सो अलाउड सर, इसमें बहुत सारी ऑटोमोबाइल, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, दुनिया जान के नाम है। सो दैट यू कैन सी, तो वो आप अपने वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। 30 सीट्स हैं टोटल, ओके। और कट ऑफ्स पे आगे बढ़ने से पहले मैन्युफैक्चरिंग के बारे में निशांत कुछ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ये बोलूंगा कि अभी आप देख रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग में एक नया ट्रेंड आया है। आपको भी पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते होगे, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एक बहुत न्यू टर्म है। हम जितने भी प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग में, हम गेट या बीटेक तक पढ़ते हैं, वो सारी कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें मेनली मटेरियल हम रिमूव करके शेप देते हैं किसी भी चीज़ को। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जस्ट उसका अपोजिट है, उसमें हम मटेरियल ऐड करते हैं, तो हमारा जो वेस्टेज है वो नहीं रहता है। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग समथिंग इज एक ऐसा चीज़ है कि मतलब आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा
बूस्टिंग सेक्टर है। और एक और पॉइंट, जैसे अभी हम कंपनीज में काम कर रहे हैं R&D में, हम कुछ भी डिज़ाइन किए फर्स्ट स्टेप, उसके बाद हम डिज़ाइन के बाद उसका सिमुलेशन करते हैं, थर्ड स्टेप में हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें हम कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। अगर हम फिर कन्वेंशनल यूज करने लगे तो हमारा प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग में इतना ज़्यादा कॉस्टिंग आ जाएगी, कंपनी को कॉस्टिंग भी देखना है। अगर वो नई प्रोडक्ट बना रही तो इतना खर्च ना हो जाए कि उसको हमें फिर से रिवाइव करने के लिए पूरा मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो बोलते हैं वो आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसीलिए मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही मतलब अभी आप एज ए मैन्युफैक्चरिंग स्टूडेंट आप इस चीज को मतलब कंसीडर कर सकते हो। और आपके कोर्स में 3D प्रिंटिंग ट्रेंड में आ रहा है। 3D प्रिंटिंग ही वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का ही एक पार्ट है। मतलब जैसे हम स्कैन करते हैं तो वो एक स्कैन करके और एक उसको बना दिए 3D स्ट्रक्चर। 3D प्रिंटिंग इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, वही होता है, क्योंकि उसमें भी हम मतलब ऐड करके जैसे 3D नॉर्मल पेज पे नहीं कि हम पेज से उसको एक एक्स्ट्रा डायमेंशन में उस चीज को स्ट्रक्चर को उठा दिए, उसके लिए भी। हाँ, अगर लेमैन्स लैंग्वेज में जैसे मैन्युफैक्चरिंग मेरे दिमाग में जो है वो ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक सिलेंड्रिकल सॉलिड शाफ्ट है, अब उसमें से कोई शेप बनाना है तो मैं कट करके वो शेप उसमें से बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज व्हाट मैन्युफैक्चरिंग इन माय माइंड इज कि कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग लेथ पे लगा दिया और उसमें से कुछ मटेरियल रिमूव करते हुए वो शेप ला रहे हैं जो हमें चाहिए। नाउ ऐसी भाषा में व्हाट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली सर ने बोला 3D प्रिंटिंग। हमने कोई डिजाइन बनाया, मॉडलिंग किया, 3D प्रिंटर होता है उसमें हमने डाल दिया, 3D प्रिंटर उसको प्रिंट कर देता है। लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग, काइंड ऑफ लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उसको। किसी बड़े पीस से हटाना नहीं है, छोटे से छोटे छोटे को लगाते जाना है। हाँ, तो दैट इज सेविंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, है ना, क्योंकि बड़े मटेरियल में से काटोगे तो वेस्टेज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो छोटे छोटे लगाओगे तो वेस्टेज नहीं होगी। दैट इज व्हाट। बट जिस तरह का शेप देना चाहते हो उस तरह का दोगे आप। बट अभी क्या है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अभी ग्रोइंग मतलब डेवलपिंग स्टेज है, तो बहुत सारे मटेरियल के साथ थोड़ा इशू होता है वो परफेक्ट शेप देना। बट ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ग्रोइंग है, तो आप इसमें बहुत ज्यादा अपने आप को डेवलप कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, हाँ वो देख सकते हो। तो 3D प्रिंटर बेसिकली यूज होता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और एक और पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ, जनरेटिव डिजाइन जो एक कंसेप्ट है, जो बहुत पुरानी कंसेप्ट है, बेसिकली नेचर जनरेटिव डिजाइन पे ही काम करता है। आप पेड़ देखते होगे तो नेचर जो भी बनाता कोई सिमेट्री नहीं होता। आप कभी गौर से देखना, बोन्स सिमेट्री नहीं, पेड़ सिमेट्री नहीं। तो नेचर उधर ही ग्रो करता है जहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ज्यादा है, वहां मटेरियल देता है, बाकी जगह नहीं देता। बोन में आप देख लो जॉइंट्स पे थिक होती है, बाकी पतली होती है। जनरेटिव डिजाइन यही कंसेप्ट है कि जहां जरूरत है वहां मटेरियल डालो, जहां नहीं है मत डालो। अब ये थ्योरी जो थी कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग के साथ एप्लीकेबल नहीं थी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। बट जब से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग आ गए, 3D प्रिंटर आ गया, जहां पर स्ट्रेस ज्यादा है वहां पर आप ज्यादा डेंसिटी आप वेरी कर सकते हो, डेंसिटी वेरी कर पहले हमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, प्रॉपर्टीज वेरी कर सकते हो चीजों। पहले क्या था, हमारे पास एक यूनिफॉर्म डेंसिटी की जो भी क्यूब है या जो भी सिलेंडर है उससे करते थे, तो यूनिफॉर्म रहती थी। अब हम उसको चेंज कर सकते हैं यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। और ये बहुत ही वास्ट एक चीज है, इस पे अगर आप सर्च करो तो ये मतलब बहुत ही बड़ी चीज है। आजकल तो पीएचडीज हो रही है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज है। सर मैन्युफैक्चरिंग का एवरेज पैकेज वगैरह आपने लिख रखा है काफी देर से। बहुत देर से पढ़ा हुआ है यहाँ पे सर। उठा ले क्या 12 लाख का पैकेज लिख लो, 12 लाख का पैकेज है, उठा लो। 12 LPA is the average package in manufacturing NIT वारंगल में। current batch में when we just had the discussion before starting the video, out of 20, 13 are already placed. Placement is still Some of going them on. are also in internship. हाँ, so 13 प्लेस का मतलब ये नहीं है कि 13 अरे ही सर placed, ये तो हाँ। 13 ही प्लेस्ड है। भाई देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग देयर इंटर्नशिप इन द कंपनी। और सर प्लेसमेंट अगस्त तक चलता है, अगस्त तक चलता है। फाइनल डेटा लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग में सब लोग प्लेस्ड थे मेरे। हाँ, 23 का बता रहा हूँ, मतलब बहुत मतलब पहले की बात नहीं, लास्ट ईयर की है। तो उस वक्त मतलब आई थे, मेरे को याद है मेरे फ्रेंड वगैरह थे, मतलब ऑलमोस्ट 95-97% प्लेस्ड हो गए थे। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, आज 15 एपिसोड हो गए, मैं जानना वो होता है ना सर, नेशन वांट्स टू नो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ जॉब्स नहीं है, आप खुद सोच कर देखो। आज हमें 15 एपिसोड्स हो चुके हैं, इंडस्ट्री का रेलेवेंट स्टूडेंट हमारे साथ, हमारा ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, ही इज गिविंग अस द इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता।
आप मुझे खुद सोचकर बताओ कहाँ जॉब नहीं है। जॉब यहां नहीं है बेटा, यहां मानसिकता के स्तर पे, क्योंकि जिसका माइंड ओपन अप है और जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के साथ, लर्निंग मेंटालिटी के साथ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर परिवर्तित ही नहीं होना चाह रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोजगार नहीं दिला सकती, ये आप लिख के ले लो, ठीक है। सो नौकरियों की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, और चिंता मत करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आउटडेटेड नहीं हुई है। बस सिर्फ इतना है तड़का लगाने की जरूरत है। आजकल लोग एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाते, आंख की बीमारी है तो आंख के स्पेशलाइजेशन के पास जाते हैं, सांस की बीमारी है तो सांस के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। सही बात है सर, तो बस वही आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है फॉर बीइंग रेलेवेंट इन द जॉब मार्केट। सर कुछ कंपनीज जिन्होंने विजिट किया, वेबटेक, एबीबी, इन्फोसिस, गैस टर्बाइन, दीज आर सम ऑफ द कंपनीज कोर के अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं। तो एवरेज हमने बता ही दिया इनको, पैकेज प्लेसमेंट ओवरऑल जनरल लास्ट ईयर का आपने बता दिया, ऑलमोस्ट ऑल वर प्लेस्ड, दिस ईयर 13 ऑलरेडी प्लेस्ड। HCL भी एक आती है, आई थिंक, हाँ HCL भी मेनली मैंने देखा है ऐसा, मेरे और मेरे सीनियर के बैच में HCL जैसे मैन्युफैक्चरिंग वालों को लेती थी। तो मतलब ये HCL वो सॉफ्टवेयर वो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, बट वो नहीं है वो HCL, बट वो सर्विस बेस्ड है ना। तो HCL सपोज कोई कोर कंपनी के लिए काम कर रही है, उसके लिए वो उसे सिमुलेशन इंजीनियर हायर कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हायर कर रही है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो मैकेनिकल तो HCL वही जो नोएडा में या फिर आपके बैंगलोर में वही सेम HCL ही है, बट वो सर्विस प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके बेसिस पर। हाँ, जैसे सपोज वो जी के लिए काम को जी कोई प्रोवाइड करती है, हमारी कंपनी की भी बहुत प्रोजेक्ट है जो TCS हैंडल कर रही है। अब कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो कंपनी को ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा नहीं जाएगा या कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके लिए एक स्पेसिफिक वो उस कंपनी सोचती है कि हम किसी और मतलब सर्विस किसी से ले लाइक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बहुत है, कैपजेमिनी है, TCS है, इन्फोसिस है, ऐसे बहुत है, आप लोग मतलब सब लोग जानते होंगे, तो बहुत कॉमन है। तो ये मिथ मत रखो कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी ही है, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस तो हर जगह प्रोवाइड करेगी, सॉफ्टवेयर में अगर चाहिए तो मैकेनिकल में भी तो सर्विस चाहिए। हाँ, तो ये है सर। इसके कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ ओपन के लिए सर ये तो राउंड 1 में ही 474 पे आ गया, 474 एंड राउंड 3 पे इट इज 391 400 से भी नीचे 391, और ये राउंड 3 की बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चे कर क्या रहे हैं। नेशनल स्पॉट राउंड 385 बच्चों, ठीक है। अब हम क्या बोले भाई, इससे ज्यादा क्या ही बोले शब्द नहीं है अब हमारे पास। चौथा ब्रांच ऑटोमोबाइल सर। ऑटोमोबाइल, अच्छा ऑटोमोबाइल के लिए सर फिर इनको बता देता हूँ, इसमें जो क्वालिफाइंग गेट आपका पेपर है दैट इज मैकेनिकल एंड एरोस्पेस। एरोस्पेस वालों से थोड़ा प्यार है इधर के मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, एंड इसमें क्वालिफाइंग डिग्री मैंने लिखा है मैकेनिकल ऑटोमोटिव है, बट इसमें ना और भी बहुत सारी ब्रांचेस अलाउड है, सो वो आप वेबसाइट पे देख सकते हो। बिल्कुल। और सर ऑटोमोबाइल में एमटेक कराने वाले बड़े ही कम कॉलेजेस हैं, राइट। मतलब हार्डली आपको 2 या 3 कॉलेजेस ही मतलब टॉप लेवल पे मिलेंगे। तो NIT वारंगल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो। 25 सीट्स हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं। और सर कट ऑफ पे आने से पहले ऑटोमोबाइल का डेटा सर मेरे यंत्र में है, मेरे यंत्र में भी थोड़ा बहुत आपके यंत्र में भी है। हाँ, अच्छा। तो बेसिकली 17 स्टूडेंट्स इस करंट बैच में, जिसमें से 3 बचे फॉर द प्लेसमेंट, ऑलमोस्ट एवरीबडी एल्स हैज बीन प्लेस्ड। प्लेसमेंट्स ऑनगोइंग है, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। टाटा मोटर्स हैव टेकन 10-12, मतलब ये 10 से 12 स्टूडेंट तक भी ले जाते हैं ऑटोमोबाइल से टाटा मोटर्स, और पैकेज टाटा मोटर्स का अराउंड सर 12 के आसपास रहता है, 11 to 12 LPA रहता है। बजाज भी हर साल इट टेक्स फ्रॉम दी मैकेनिकल। सर इस साल मर्सिडीज बेंज भी आई है, 15 लाख का पैकेज दिया है। और जिस स्टूडेंट से मैंने बात करी थी कोर्स वर्क वगैरह के बारे में, वो वॉल्वो आइशर के R&D सेंटर जो इंदौर में है वहां पर प्लेस्ड है। सो वॉल्वो आइशर का R&D सेंटर। अच्छा, एक निशांत ये भी बात होती है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं स्टेबिलिटी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, ये इसके बारे में क्या कहना? स्टेबिलिटी तो मतलब स्टेबिलिटी की अगर बात करो तो ऐसा नहीं है, मतलब वो थोड़ा मिथ भी हम बना के रखे। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ज़्यादा, तो जैसे मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं भी उसी मतलब मैं बेसिकली धनबाद से बिलोंग करता हूँ, एक सिटी है, तो मेरे को भी लाइक वहाँ पे बहुत होता है कि लाइक प्राइवेट है, ये है
स्टेबिलिटी नहीं है। बट ऐसा नहीं, अगर आप अच्छी MNC कंपनीज में हो, R&D सेक्टर में हो, या R&D में नहीं भी हो तो अगर किसी और भी सेक्टर में हो तो उतना रिस्क नहीं रहता। वो एक टाइम था जब हम शुरू से सुनते आ रहे थे, अब चीज़ें बहुत बदल गई है। हमें अच्छा लाइफस्टाइल मिलता है, अच्छा रैंसम मतलब अमाउंट पे करते हैं, और अगर आप R&D में हो तो आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, सीखने को मिलता है, और कंपनी आपको एज ए एसेट भी देखती है कि आप मतलब कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं करना है कि स्टेबिलिटी नहीं, स्टेबिलिटी तो है। मतलब आप देख रहे हो अगर बहुत लोग काम कर रहे हैं, मैं अपना ही बताऊँ तो मैं 2000 मतलब जब घिटोरनी में रहता था, मैं अभी भी वहाँ से क्रॉस करता तो मेरे को लगता है कि वो क्या टाइम था। जब गुड़गांव से यहाँ आ रहे होगे तो बीच में पड़ा होगा घिटोरनी आया था, तो मैं अभी भी जब आता हूँ बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये घिटोरनी क्या है। तो ये मेडिजी का मैकेनिकल का सेंटर घिटोरनी में था कोविड से पहले, अभी सुल्तानपुर में है ये सेंटर। तो वो भी मतलब मैं वहाँ भी गया था, सुल्तानपुर वाले में भी मैंने क्लास ली थी, तो वो भी गुजरता है तो मेरे को लगता है कि यार मतलब वो क्या टाइम था और ये भी एक टाइम है। तो मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे बूस्ट हो जाता है जब आप NIT IIT या किसी अच्छे कॉलेज से आप M.Tech करके निकल रहे हो। अच्छा कुछ भी कहो, मेडिजी के दिन इतनी आसानी से भूलते नहीं नहीं क्योंकि फंडामेंटल्स जो सेट किए गए हैं, फिर आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ आप याद तो रखते हो कि यार फंडामेंटल तो हाँ, बेसिक अगर आप क्लियर है तो बेसिक तो वो यूज आती है। आप कंपनीज वगैरह में भी जाओगे तो इनिशियली बेसिकली मैं इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा उनका एक्सपेक्टेशन हाई लेवल नहीं रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि जस्ट 1 साल होने को है, 6 महीने को। ये बाद में जब सेकेंड ईयर में वो प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए आती है तब वो थोड़ा हाई लेवल ज़्यादा पूछती है, ऐसा मैंने फील किया है। और क्योंकि उनको लगता है कि 1 साल हो गया, अब वो थेसिस पे भी काम कर रहा है बच्चा, तो वो ज़्यादा मास्टर ओरिएंटेड रहता है। जैसे नॉर्मल सॉम नहीं पूछेंगे, एडवांस लेवल सॉम पूछेंगे, एडवांस लेवल मशीन डिज़ाइन की एप्लीकेशन पूछेंगे, या मतलब वाइब्रेशन मतलब थोड़ा हाई लेवल पे पूछेंगे। तो यही है, तो मतलब बेसिक बट आप क्लियर है तभी आप हाई लेवल भी पढ़ पाओगे, कर सकते हो। मतलब ऐसे नहीं डायरेक्टली आप कर सर ये ऑटोमोबाइल के थोड़ा कोर्स वर्क के बारे में बता दूं बच्चों को। ये जो कोर्स है ये थर्मल और मशीन डिजाइन के फैकल्टीज कंबाइन होके इसके सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। इसके अंदर आप ऑटोमोटिव के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पढ़ोगे, वायरिंग, बैटरी, सेंसर सिस्टम, व्हीकल डायनेमिक्स, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन ज्योमेट्री, टायर परफॉर्मेंस। इसके अलावा ऑटोमोबाइल का सारा बेसिक्स पढ़ाया जाता है अपार्ट फ्रॉम द इंजन, क्योंकि इंजन का एक अलग से सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। और आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए, तो उसका भी इलेक्टिव पोर्शन है पूरा का पूरा। सारी के सारे कोर कंपनीज में जो लास्ट ईयर का बैच का डेटा लिख रखा है, 22 बच्चे थे, 22 में से 21 का प्लेसमेंट हो चुका है। सो इसे ऑलमोस्ट 100% ही आप प्लेसमेंट कहोगे इन कंपनीज। लाइक कंपनीज का नाम आपको सर ने बता ही दिया है। क्यूमिंस नाम की एक कंपनी हमने मिस कर दी। क्यूमिंस डील्स विद इंजन्स, ओके। सो महिंद्रा भी आती है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कट ऑफ देख लेते हैं सर। अब कोर में सर स्टूडेंट ने बताया कि 60 to 70% ऑटोमोबाइल का कोर में ही, क्योंकि NIT वारंगल है तो वहां पर कंपनीज आती चली जा रही हैं। तो जैसे कुछ बच्चों ने बताया कि फेडरल बैंक में भी प्लेसमेंट हो गया किसी का इसको नॉन कोर सेक्टर बोला जाता है कि भाई डेटा एनालिटिक्स में या फिर बैंकिंग सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में आपका प्लेसमेंट। सर इसका फायदा ये हो जाता है, पैकेज थोड़ा सा हाई हो जाता है सर्विस सेक्टर से। लेकिन अच्छा एक निशांत, चलो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन जरूर यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ। अब आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को लगता है कोर में ना पैकेज बहुत कम लगता है, और उसी के कंपैरिजन में इफ यू विल सी चेक अ गूगल, अ माइक्रोसॉफ्ट और समथिंग लाइक दैट, या सर्विस सेक्टर का ही कोई कंपनी उठा लो तो पैकेजेस 20, 25, 30, 40 लाख भी जा रहा है। तो थोड़ा सा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन इंजीनियर मैं समझना चाहूंगा कि कोर में ऐसा क्या होता है कि पैकेजेस कम दिए जाते हैं? क्या ऐसा है कि बाद में जाकर, क्योंकि कंपनी को भी काफी खर्चा करना पड़ता है एक व्यक्ति को ट्रेन करने में, और कोर में वो खर्चा काफी ज्यादा है।
और बाद में जाके जैसे जैसे आप ग्रो करते चले जाते हो तो फिर ऑटोमेटिकली पैकेजेस उसी लेवल के पहुंच सकते हैं। तो इसके बारे में सर आज चर्चा करें थोड़ा या सा सर 2-4 आगे शब्द हम से- एक अलग प्लानिंग है हम लोगों हमारी की। प्लानिंग एक अलग एक है, सीक्रेट है, हम विस्तार अभी से नहीं भी, बताएंगे। हाँ, चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट एक तो बात अगर जस्ट पर्सपेक्टिव बेस्ड अगर हम जानना कोर और सॉफ्टवेयर को अगर मैं मतलब अलग अलग में बताऊँ तो बहुत ही अलग चीज़ है। पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर के बारे में कि हम लोग 4 साल कोर पढ़ के आए, मैकेनिकल पढ़ के आए, अगर हमें ऐसा लगा कि हम सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपका एक थोड़ा सा बेस तैयार होना चाहिए कि कब मैं आप भी बहुत लोगों से सुनोगे कि बीटेक में बहुत लोग कोडिंग वगैरह करने लगते हैं। उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि आपको एक सीएस वाले से compete करना होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट आएगी तो वो सीएस वालों को भी अलाउ करेगी। अब सीएस वाला बंदा एक कोडिंग कर रहा है, सपोज आप भी कर दियो, बट वहां पे ये होगा कि वो शायद कम टाइम में कर दे या उनके कोड्स में एरर कम हो। तो ये तो पहली बात है। अगर आप उधर जाना चाहते हो तो पहले आपको माइंड मेकअप उसके लिए बहुत मतलब करना पड़ेगा। कोर में ऐसा नहीं है, कोर अभी भी है, अच्छा है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अभी आ रहा है, कन्वेंशनल कोर नहीं चल रही है। ऑटोमेशन जैसे आप देख रहे होगे, रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा, मेकाट्रॉनिक्स है, मेकाट्रॉनिक्स ईवी में बहुत आ रहा है। दूसरी बात ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा अभी आ रहा है। तीसरी जो है रोबोटिक्स की एप्लीकेशन बहुत वाइड होते जा रही है। आप कार ही देख लो, जैसे अगर कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी बना रही है, कार टाटा बना रही है, तो एक टाइम था जब असेंबली हाथ से करते थे, आज सब रोबोटिक काम, निमेटिक काम से सारी होती है। तो उन सब चीज़ों के कारण मतलब एक आप बोल सकते हो ट्रांजिशन स्टेट में हम चल रहे हैं। तो थोड़ा हमें मतलब अपनी स्किल पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बाकी सॉफ्टवेयर में जाना थोड़ा आप चल भी गए, अगर सपोज आप बहुत अच्छा करके चल गए तो फिर सर्वाइवल के लिए और आपको अब ज़्यादा तो करना वैसे पड़ेगा। भी लास्ट के 2-3 साल और अब जो बच्चे आएंगे आई थिंक सॉफ्टवेयर में ओवर सप्लाई ऑफ मैन पावर होने वाली है, बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई ऑफ मैन पावर होने वाली है। Right. सर ऑटोमोबाइल के कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। अगर हम ओपन का देखें तो राउंड 1 में 493, ये पहले ही 500 से कम है। ये मर्सिडीज में हो रहा है। एंड देन वी हैव ओपन ये और एक पॉइंट और मैं बोलूंगा सर, ये मर्सिडीज जैसे अगेन रोको मैं ओके देखता हूँ सर। हाँ It जी is- देख लो आप। हाँ जब तक एक निशान पॉइंट था। मैं ऐड करता, मर्सिडीज वगैरह भी जैसे आती है तो वो भी सबके लिए आई थी मतलब अच्छा, Mercedes भी allow सबके की लिए आई डिजाइन थी। के भी मतलब मेरे बैच में हुई बेसिकली थी। पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए हाँ, आई है। बट ये भी इंटरेस्टिंग होता है कि ऐसी कंपनी जो मेनली होती है वो कभी कभी क्या करती है, बस गर्ल्स को अलाउ करती है। हाँ ये पॉइंट तो हमें बड़ी बहुत ज्यादा बहुत सारे हाँ। आईआईटी से भी पता चला है हाँ, कि आईआईटी बॉम्बे में जनरल इलेक्ट्रिक्स आई और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ले गई। हमारे यहाँ ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि सारे जितने भी एमएनसीज होते हैं उनके स्ट्रक्चर में उन्हें मेल फीमेल का जो रेशो होता है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसकी वजह से मतलब बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं शायद सर, पहले। हमने बात करी कि है। आईआईटीज में भी प्रेफरेंस है, बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं भी हैं उसके अंदर इन्वॉल्व और वहां तक भी प्रेफरेंस मिलता है और फिर प्लेसमेंट में भी प्रेफरेंस मिलता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको पीएचडी में भी प्रेफरेंस है, एमटेक में भी प्रेफरेंस है। फिर कोई समृद्धि योजना करके, जैसे आईआईटी रुड़की में गोल्डन गर्ल स्कीम था, तो 50% फीस हो जाती है, फीस में थोड़ा डिडक्शन है या फिर इजी इनटेक है उनका। तो ये जो डिस्कशन स्पेसिफिक था ये हमारे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था कि आपके लिए तो रहा और ज्यादा आसान है लिटरली। सो ऑटोमोबाइल के सर ने मैंने सर करेक्ट कर दिया है, कर दिए हैं। सो 425 इज द गेट स्कोर बेटा। आज हमने क्या किया है, आज हमने स्लाइड लगाने के बाद ना रीचेक नहीं किया, अदरवाइज हम लोग रीचेक करते हैं ना। कोई बात नहीं सर, हम लोग इतने बिजी हैं सर की आप यकीन मानिए मॉर्निंग में क्लास चल रही है 8 to 2, क्लास के बाद सर आए हैं। निशांत जॉब से आए हैं और मैं जो है आई एम गोइंग टू जयपुर फॉर क्लास। और अभी एक इजी स्टेप नाम का कोर्स है, आपको पता चल ही गया होगा, उसको जस्ट कंप्लीट किया है। बार्क एनपीसीएल के मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं दिन के अंदर। सो यू कैन नॉट इमेजिन कि हम कहां से टाइम निकाल के सिर्फ आपके वेलफेयर के लिए हम ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं। बिकॉज सर स्पॉट राउंड तक पहुंचा नहीं, स्पेशल राउंड में सर इट हैज कम डाउन टू 410।
सो 410 पे आपको ऑटोमोबाइल मिल रहा है। आइए सर नेक्स्ट ब्रांच CIM। सर ये कुछ नया है इधर, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं इसको। ये भी बहुत अच्छी और प्यारी ब्रांच है NIT वारंगल की, एंड 23 स्टूडेंट्स इसके अंदर अलाउड हैं मैकेनिकल डोमेन के। मैं थोड़ा सा इस ब्रांच के बारे में बता देता हूं। जिस स्टूडेंट से हम लोगों ने बात करी थी वो अभी इंटर्नशिप पे हैं कॉलेज में ही। एक बेकर ह्यूग्स नाम की कंपनी है जो कि ऑयल एंड गैस की कंपनी है, तो वहाँ पर वो इंटर्नशिप कर रहे थे जिस स्टूडेंट से मैंने बात करी। और महिंद्रा में उनका प्लेसमेंट था 13 LPA का MTech का। और अच्छा एक और उन्होंने एक बात बताई कि वही महिंद्रा जो MTech के बच्चे को लेकर गई उसने 13 LPA का पैकेज दिया, और वही महिंद्रा जो BTech के बच्चे को लेकर गई उसने 9 LPA का पैकेज दिया। सो आप किसी भी हाल में ये नहीं कह सकते BTech को पैकेज कम दिया गया है, MTech को पैकेज ज्यादा दिया गया है। दूसरा डिफरेंस है प्रोफाइल में। BTech को सिर्फ एक इंजीनियर ट्रेनी की तरह रखा जाएगा, जबकि MTech वाला R&D सेंटर में जाएगा महिंद्रा। MTech वालों को सर मैं बता रहा हूँ, MTech वालों को जनरली जब एंट्री देते हैं ना तो PGET देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, और उनको GET पे देते हैं BTech वालों को, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। तो ये डिफरेंस हो जाता है मेनली। और इसका जो CIM का करिकुलम है ये थोड़ा मेकाट्रॉनिक्स ओरिएंटेड है, इलेक्ट्रॉनिक साइड ओरिएंटेड है। कहने का मतलब है बड़ा फ्यूचरिस्टिक इसका कोर्स वर्क है। बच्चे ने हमें बताया कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग की टेक्निक सीखी जाती है। अभी हम 3D प्रिंटिंग की बात कर रहे थे, वो सिखाया जाता है। फैक्ट्री ऑटोमेशन, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, यहाँ पर AI ML पाइथन लैंग्वेज वगैरह वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सप्लाई चेन से भी इनका एक कोर्स वर्क है पूरा का पूरा है इसके अंदर। तो इनका जो करिकुलम है, कोर्स वर्क है, वो बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है। बेसिकली आप कह सकते हैं वो जो NIT सूरतकल में हमने मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच का डिस्कशन किया था ना, इट इज समथिंग सिमिलर टू दैट। तो इसलिए मेहनत करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पोर्शन अच्छा खासा है। इसके अलावा सर इंटर्नशिप, जैसा इंटर्नशिप तो सर TRP है NIT वारंगल का, आपको 10 महीने बाद ही इंटर्नशिप लग जाए सर, मेरे से खुश आदमी कोई नहीं होगा। मेरे बैंक अकाउंट में 30 से 50 हजार के बीच में पैसे गिर रहे हैं। मैं कंपनी में अपना काम भी कर रहा हूं, और इन्होंने मेरे को बताया प्रोजेक्ट भी कंपनी में ही कर सकते हो। हाँ, ऐसा है वो क्या? प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है। जनरली प्रोफेसर जो आपके गाइड होंगे वो आप देखोगे, जैसे मैं अपना बता रहा हूँ तो मेरी जो प्रोजेक्ट थी वो पूरी डिज़ाइन रिलेटेड थी, डिज़ाइन एंड सिमुलेशन, और मैं डिज़ाइन से ही था। तो मेरे जो प्रोफेसर थे वो ओके थे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि तुम इसी पे काम करो और इसी पे थीसिस लिखो। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि ऐसा प्रोफेसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मतलब कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इंटर्नशिप में भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, साथ में कुछ अपने से भी प्रोजेक्ट उठा लिए, तो दोनों में से कोई भी ढंग से नहीं हो पाता है। तो थीसिस बेसिकली एम ये है, थीसिस आपको कंप्लीट करनी होती है। फाइनल में आपको थीसिस लिखना होता है, प्रॉपर उसका प्रेजेंटेशन होता है, थीसिस सबमिट होता है, अप्रूव्ड होता है डिपार्टमेंट से। तो वो एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, वो बहुत ही मतलब उसमें बहुत चीज़ों की ध्यान मतलब रखी जाती है। और ऐसे भी बहुत लोग थे जिन्होंने अलग से कुछ किया था प्रोजेक्ट, मतलब इंटर्नशिप में जाने के बाद, क्योंकि उनकी जो इंटर्नशिप में जो काम थी वो थोड़ी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड थी, तो मतलब उनके प्रोफेसर रेडी नहीं थे। तो ये फुली प्रोफेसर पे डिपेंड होता है। आप प्रोफेसर आपके गाइड हो गए, आप उनसे कांटेक्ट करो, मीटिंग सेटअप करो, बात करो। आपने अपना प्रोजेक्ट इंटर्नशिप मतलब कंपनी में पूरा किया था कि NIT वारंगल में आके पूरा किया था? नहीं, मैंने कंपनी में ही सारा काम किया था। मेरे प्रोफेसर हेल्प करते थे, मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आए, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है उसमें प्रॉब्लम आई, तो वो बहुत हेल्प किया था उन्होंने। फाइनल में उन्होंने बहुत हेल्प किया था जब मैं टेस्टिंग कर रहा था अपनी जो भी डिज़ाइन, सिमुलेशन, प्रोटोटाइप, फिर टेस्टिंग हुआ। एक एक्सेलरेटेड एजिंग बोलते हैं, मैं वो करके देखा था, हाई टेम्परेचर और हाई उस पर कैसा परफॉर्म करता है, अगले 5 साल तक क्या रहेगा, उसमें उन्होंने सर ने बहुत मतलब हेल्प किया था। मतलब गाइड किया था उन्होंने बहुत ज़्यादा। जर्नल पेपर मेरे को उन्होंने बहुत सारी दी थी कि निशांत इसको रेफर करो, तुम्हें हेल्प होगा। तो आप मतलब ये भी मैं बोलूँगा कि आप अगर आप इंटर्नशिप में जा रहे हो, आप अपने गाइड से हमेशा कांटेक्ट में रहना। ये नहीं कि आप कंपनी में चल गए, क्योंकि आप कंपनी में गए हो लेकिन आप फिर भी NIT के स्टूडेंट हो, और आप अभी MTech के थ्रू गए और NIT के ही कारण आप वहाँ पे गए हो, तो आपकी डिग्री अभी नहीं हुई है पूरी। और कंपनी भी आपको तभी ऑफर करेगी जॉब जब आप MTech ग्रेजुएट हो जाओगे। तो ये चीज
चीज मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी अभी एडमिशन लोगे तो ये चीज ध्यान रखना मतलब, और ये सही बात भी है, मेरे को बहुत हेल्प हुआ था मेरे गाइड से, मतलब बहुत ही उन्होंने हेल्प किया वो तो था। हमेशा हमने देखा है सर, मास्टर्स में या पीएचडीज में आप जितना अच्छा रेपो अपने प्रोफेसर गाइड के साथ बना के रखते हैं वो बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट वो रेकमेंड भी करते हैं कि अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना हो PhD, आगे पीएचडी के लिए, तो उनको भी दिखता है ना, द स्टूडेंट हु इज हार्ड वर्किंग एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू शुड बी रिस्पेक्टेबल टू योर गाइड्स। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। आइए सर इसका कट ऑफ देख लेते हैं। इसमें सर स्टूडेंट्स लगभग जो प्लेसमेंट का सिनेरियो है, व्हाट वाज टोल्ड टू अस टुडे, कि लगभग 14 स्टूडेंट्स सेट फॉर द प्लेसमेंट्स एंड आउट ऑफ देम 11 हैव बीन प्लेस्ड और प्लेसमेंट अभी भी चल रहा है। यस, एवरेज पैकेजेस 10 LPA। तो सर इसका कट ऑफ तो काफी, इसका तो राउंड 1 में ही 444 है सर। मेरे ख्याल से बच्चे जानते नहीं हैं, लेकिन अभी लग रहा है इस वीडियो के बाद रश बढ़ जाएगा बिकॉज लोग इसकी ताकत को जान नहीं रहे हैं। राउंड 3 मैं आपको बता रहा हूं, ये ब्रांच सबसे ज्यादा एप्ट ब्रांच है, सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। 385 पे मामला आ गया है सर, और स्पेशल राउंड में तो सर बिल्कुल अब छोड़िए 357 गेट स्कोर इन ओपन कैटेगरी एंड दैट्स इट। सो 5 ब्रांचेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं आई थिंक। 5 ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली, और ये सारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट की सारी ब्रांचेस हैं। मैकेनिकल डिपार्टमेंट। देयर आर सम अदर ब्रांचेस आल्सो इन व्हिच द मैकेनिकल इज अलाउड, मटेरियल्स और मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट की ब्रांच है, बट वी डिड नॉट डिस्कस इट बिकॉज उसमें से सर एक तो जो वेल्डिंग की ब्रांच है, रिसेंटली वेल्डिंग और एनडीटी, हाँ एनडीटी रिसेंटली ओपन हुई है, एंड बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द चॉइसेस ऑफ अदर एनआईटीज, तो जो ब्रांचेस ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हैं खुद को इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, कोर्स वर्क, जैसे एनआईटी त्रिची में था सर वेल्डिंग और ये, तो बेटर टू गो इन दैट ओल्डर ब्रांड। या और बाकी जो जिनका भी प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड देम। अच्छा, एनआईटी के लिए अगर हम एक जनरल सर आइडिया लें बिफोर वी क्लोज। हाँ, ये आज का हमारा फाइनल एक डिस्कशन। एक पॉइंट सर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जस्ट करेक्शन भी आप बोल सकते हो। सीसीएमटी के मतलब मैं चाह रहा था कि थोड़ा उनको क्लियर हो जाए। हाँ, कि जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का मैंने बताया था, मेरे से मतलब मेरे को याद नहीं था एक्चुअली, अभी मैं क्लिक किया मेरे माइंड में कि मेरे से गलती हुई थी, तो मैंने गलत डाल दिया था, तो फिर मैंने होल्ड कर दिया, मैं स्पेशल राउंड में मैं गया। तो वहाँ पे एक पॉइंट ये था जो मेरे को अभी याद है कि आप जब शायद होल्ड करते हो तो वो सीट आपके पास रहती है स्पेशल राउंड तक, अब वो जाएगी नहीं। तो वो जब आप दोबारा फिल करोगे तो आपने जैसे 10 डाला, 10 प्रायोरिटी लिस्ट डाली, वो 10 अगर नहीं मिली तो फिर से वही अलॉट हो जाएगी। तो मतलब आप ये नहीं कि मतलब वो सीट चली जाएगी। तो मतलब मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि मतलब बच्चों को कि मतलब कोई रिस्की है। तो मेरे को अभी याद है कि मेरे को मटेरियल टेक्नोलॉजी मिली थी, मैं बता दे रहा हूँ क्लियर, मैं मतलब ये इनिशियली क्योंकि मैंने फिल गलत किया था, मैंने उसी को मतलब डाल दिया था एनआईटी वारंगल की हाँ, मटेरियल टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैंने सेकंड या थर्ड में उसको ही डाल दिया था। तो आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तक उसी को होल्ड करके रखा, फिर स्पेशल राउंड में रीसेलेक्ट किया, आपने डिजाइन सेलेक्ट किया। अच्छा, मान लो अगर रीसेलेक्ट किसी ने किया, सपोज डिजाइन, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपने पहले कुछ और सेलेक्ट कर रखा है, जैसे आपने बताया मटेरियल आपने सेलेक्ट कर रखा है, और अब आपने स्पेशल राउंड में डिजाइन सेलेक्ट कर लिया। सपोज आपको डिजाइन नहीं मिलता अगर, या ओपन नहीं होता, तो स्पेशल राउंड में क्या दोबारा से ओपन होती है चॉइसेस, आपको दिखता है कि आप ये सेलेक्ट कर सकते हो? हाँ, दोबारा सब रीऑर्डर कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो। इवन शायद फीस भी फिर से ली जाती है। हाँ, फीस फिर से ली जाती है। और ये जो सीट आपको मिली, ऐसे मेरे को मटेरियल टेक्नोलॉजी मिली थी, उसको शायद आपको होल्ड करने के लिए कुछ अमाउंट भी आई थिंक मेरे को देना पड़ता है, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। वो आप मतलब सीसीएमटी में जाओगे तो वो आपको डिटेल मिल जाएगी, बट वो जो है वो सीट आपकी जाती नहीं है, आपको एक अलग एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, मतलब सीसीएमटी देती है कि अगर आपसे गलती हुई है तो फिर तो चलो आपका लक अच्छा था, नहीं तो मतलब वही है। तो इस तरह की तकलीफ शायद और भी बच्चे इस तरह के उसमें रहते हैं, मतलब इतने वेल अवेयर नहीं हो सकते हैं, और उसके चक्कर में कुछ भी ब्रांच भर दी। तो कुछ भी ब्रांच भर दोगे सर तो फिर शायद एमटेक में जाके भी पछताना पड़ सकता है। और स्पॉट राउंड जो होती है उसके पहले वो एक लिस्ट निकालते हैं। स्पॉट राउंड जो बिल्कुल लास्ट में जो होती है उसके पहले वो एक लिस्ट निकाल देंगे। आई थिंक उसमें प्रेजेंट होना होता है फिजिकली। नहीं,
अच्छा। ऑनलाइन ही होती है। Online। स्पॉट राउंड में क्या होती है कि आपके वो एक लिस्ट निकाल देंगे CCMT, उसमें वो बता देंगे कि किस कॉलेज में किस में सीट बची है। तो अगर आप जाना चाहते हो स्पॉट में तो आप देख लो कि आपको जो चाहिए उसमें सीट है कि नहीं, कि स्पॉट के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो आप देख सकते हो कि आपको जो चाहिए वो है कि नहीं, तो आप फिर से उसमें स्पॉट में फिर से फिल कर सकते हो। तो स्पॉट राउंड में सपोज अगर कोई ब्रांच लेना चाहता हो तो उसके लिए फिर ये मैंडेटरी है कि उसको फीस भी तुरंत ही पे करनी पड़ती है, जो इंस्टीट्यूट की फीस है, ऐसा होता है? हाँ, क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने स्पेशल राउंड में मतलब वरंगल लिया था तो क्लास हमारी स्टार्ट हो गई थी, स्पॉट उसके बाद हुआ था, वरंगल ने जल्दी कर दी थी। तो मेरे को फी जो कि रिफंडेबल है, वो रिफंड होती है। अगर आप मतलब चेंज करोगे तो शायद वो रिफंड हो जाती है, या फिर CCMT सारे NIT को मतलब अपने अंडर, मतलब वो उसी के अंडर आता है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के। तो आई थिंक वो शायद ट्रांसफर कर देते, जैसे मैं वरंगल से त्रिची चल जाता फॉर एन एग्जाम्पल, तो शायद उसके फीस में वो एडजस्ट कर देते या शायद रिफंड कर देते। बट ऐसा नहीं कि आपके पैसे है वो कहीं भी जाएंगे। ये तो मतलब जो गवर्नमेंट साइट है वो इन सब चीजों का केयर करते हैं। राइट। तो ये मैं इसलिए चाहा कि मैं ये अभी काउंसलिंग सेशन है और ये डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब आप जिस स्कोर पे हो आप उतना मतलब आप जो डिजर्व करते हो आपको मिलनी चाहिए, मतलब जो भी ब्रांच है, इस पर लास्ट ईयर रिकॉर्ड या इस ईयर जितने लोग फॉर्म भरे होंगे, तो इसलिए मतलब। तो अब अगर हम सोचें, सपोज मैं सर कुछ कॉलेज के नाम अगर लूं, NIT त्रिची, 3 के ही नाम लो सर वारंगल अभी तक। हाँ। और NIT सूरतकल, ठीक है, ये 3 कॉलेजेस हैं। अब किसी को डिजाइन चाहिए, आपको आपके दोस्त लोग भी रहे हैं, जरूरी नहीं कि कोई परफेक्ट आंसर हो, और परफेक्ट आंसर हो भी नहीं सकता कभी। अगर किसी को डिजाइन चाहिए तो इन तीनों में से कहाँ वो किसको टॉप प्रायोरिटी पे रख सकता है? तो 3 कॉलेज की बात करें तो त्रिची, वारंगल, सूरतकल। त्रिची में डिजाइन है नहीं, पहली बात तो ये। त्रिची में हाँ, डिजाइन नहीं है। वारंगल में है मशीन डिजाइन और सूरतकल में मैकेनिकल डिजाइन। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बट फिर भी एज पर जो डेटा मैंने एनालाइज किया है पिछले साल की या फिर कमिंग 3-4 इयर्स की, तो मतलब अभी जो करंट सिनारियो उसमें तो मैं वारंगल बोलूंगा। जब मैं एडमिशन ले रहा था तो उस समय मेरे को बहुत लोगों ने सूरतकल सजेस्ट किया था, बट मैं आप अभी पे फोकस करो। अभी जो ट्रेंड आ रहा पोस्ट कोविड, मैंने तो मतलब जब एडमिशन ली थी जस्ट कोविड खत्म ही हुआ था मतलब उस वक्त, तो अभी डिजाइन के लिए तो वारंगल ही जाओ, कि आपके पास 2 ऑप्शन है आपको चूज करना, आप वारंगल जाओ, उसके बाद सूरतकल जा सकते हो, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है आपके पास इन 3 कॉलेज में। और अगर हम थर्मल ब्रांच की बात करें तो थर्मल सर NIT त्रिची में थर्मल एंड पावर इंजीनियरिंग, तो वो थोड़ा डोमेन अलग हो गया। बट अगर थर्मल की फिर भी बात करें, चलो किसी को थर्मल प्रोफाइल बनानी है और उसके पास वारंगल एक ऑप्शन है, सूरतकल एक ऑप्शन है, त्रिची एक ऑप्शन है, तो इसमें क्या सोच सकता है वो? थर्मल में मैं कुछ कंपनीज के कारण मैं बोलूँगा कि आप त्रिची जा सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त थे, कुछ कंपनीज जो है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ एयरबस, बहुत लोग जानते हैं हम फ्लाइट पे चढ़ते हैं एयरबस या बोइंग के रहते, तो वो स्पेसिफिकली मेरे को जितना पता है मेरे फ्रेंड्स से कि वो आती है त्रिची में। थर्मल के लिए प्रायोरिटी वारंगल या इसकी भी खराब नहीं है, बट कुछ पॉइंट के लिए मतलब हमें नहीं होता कि एक सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा 19-20 ऊपर अगर आप कट ऑफ प्लेसमेंट तो देखो हम आपको बता ही चुके हैं कि ऑलमोस्ट सबका 100%। बिल्कुल, और वो भी देखो कोई भी चीज, जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि ईयर टू ईयर चेंज होती रहती है। हाँ, ईयर टू ईयर ट्रेंड चेंज होता है। आप 1 साल बाद चेंज हो जाए, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर इज द रेलेवेंट डेटा। और दूसरी बात सर, ये पर्सन टू पर्सन भी चेंज कर सकती है। अब जैसे लास्ट वीडियो में एज लिस्ट था और वीज लिस्ट था, अलग अलग था, तो डिपेंड्स, आल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन। हो सकता है निशांत का कुछ एक नजरिया हो सकता है किसी दूसरे बच्चे का कुछ और नजरिया हो, उसके कुछ अलग पॉइंटर्स हो। एग्जैक्टली। So it all depends on the perspective that you have in your mind. और एक ब्रांच में पूछ लेता हूँ सर, मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा वो है। मैं तो अभी भी मेकाट्रॉनिक्स और CIM के फेवर में रहूंगा। मेकाट्रॉनिक्स सूरतकल और CIM इसका मुझे बड़ा अच्छा कोर्स वर्क लगा। तो ये एक अपकमिंग फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस हैं। मतलब आप अगर अच्छा मेहनत करने को तैयार हो तो आप अच्छा कर सकते हो। एक और ब्रांच के बारे में मैं बोल देता हूँ, सूरतकल में CDS है, बहुत फेमस CDS है, हमने डिस्कस किया है सर, वीज लिस्ट में नंबर 1 पे था CDS। तो मेरी लिस्ट में ये था, या तो 1 या तो क्रॉस, क्योंकि यू कैन नॉट कीप इट एट 2 और 3। या तो चाहिए तो 1 पे, नहीं तो आप। लेकिन CDS में वही वाली चीज है ना, बच्चे को मेंटली ये तैयार रहना पड़ेगा कि कंप्लीट 360 डिग्री शिफ्ट है। हाँ, क्योंकि वो मतलब वो उसकी जो कोर्स वर्क अगर आप देखोगे
तो सॉफ्टवेयर्स बहुत रहती है, आपको कोडिंग्स वगैरह यूज होते हैं, क्योंकि आप नाम से देख लो ना, मतलब डेटा साइंस है, आई थिंक वो इंटरडिसिप्लिनरी है, तो और भी आपको दूसरे ब्रांच के लोग रहेंगे, तो कंपटीशन, प्लेसमेंट हाई है बट वहाँ कंपटीशन भी टफ होगा, तो ये भी है। तो वो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग आप अपने आप को देखो कि आप मतलब किस फील्ड में ज़्यादा फिट होते हो, तो मतलब वही खराब कुछ नहीं है, मतलब ऑप्शन तो अपॉर्चुनिटी हर जगह है, आपको चूज करनी पड़ेगी कि मतलब आप कहाँ। और सर मैं एक ब्रांच को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूंगा आज के टाइम में, वो है मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो किसी भी हाल में ये ना सोचें कि मैन्युफैक्चरिंग कौन लेगा क्या लेगा, बिकॉज थर्मल डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भी बच्चे थर्मल डिजाइन ही करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हर जगह है, हर जगह उसका इंपॉर्टेंस है, और प्लेसमेंट्स भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। इनफैक्ट सर आईटी गुवाहाटी के वीडियो में भी व्हेन आई टॉक टू द स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा पहले नहीं होता था, बट अब हमें सरप्राइजिंगली देखने को मिल रहा है कि उसका कोविड के बाद स्पेशली बढ़ रहा है। सो सर आई थिंक वी शुड रैप अप, काफी लंबी बातें हो गई हैं, लेकिन अब हमारे ऑडियंस को ये बात पता है कि वीडियोस लंबे जरूर हैं लेकिन बड़े काम के हैं, और जो मीडियोकर ऑडियंस है वो हमारा ऑडियंस है ही नहीं कभी, बिकॉज जो लोग विचलित हो जाते हैं काम की बात, देखो काम की ये बात हम पहले भी आपके साथ कर चुके हैं, आपके लाइफ के अंदर कुछ भी वैल्यू ऐड करने में, आपके डिसीजंस मेकिंग को इजी करने के लिए बेटा आप ये मान के चलिए समय लगता है, क्योंकि दिस इज अबाउट अ पर्सन, अ ह्यूमन बीइंग्स कंप्लीट एंटायर कैरियर, राइट। सो हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। Exactly. और जो भी देखो हमारे को जितनी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी नॉलेज है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री से भी अपने बच्चों को लेकर आए, एक पूरा अच्छा अमालगमेशन आपके सामने रखें। बेटा इन सब चीजों को आप तक कन्वे करने में टाइम लगता है, तो जो इन वीडियोस का कोर ऑडियंस है वो तो सर ये बात जानता है, लेकिन बहुत सारा आज के डेट में जो यूथ है, इवन इंजीनियरिंग का भी जो यूथ है, वो बड़ा ही डिस्ट्रैक्टेड सा है, वो लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स और रील्स के जमाने में शायद वो शॉर्ट्स या रील्स एक घंटा देख लेंगे मोबाइल के ऊपर, एंड भले ही उससे लाइफ के अंदर जीरो वैल्यू एडिशन हो, लाइफ के अंदर जीरो मनी अर्निंग कैपेबिलिटीज जनरेट हो उनके अंदर, लेकिन 1 घंटा हम वहां पर वेस्ट कर देंगे बिना सोचे समझे। उसका एल्गोरिदम इस तरीके का है कि वो आपके माइंड को इस तरीके से ट्रेन करता है, हिट करता है कि एक नशा है एक तरह का। तो अगर नशा करना ही है तो सही चीजों का नशा करो, उस नशे से फायदा ही होगा, उस नशे से आनंद ही होगा। और ये वीडियोस आपके लाइफ में उसी प्रकार का एक नशा है कि हमारे वार्तालाप के माध्यम से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ है, डिलेमा खत्म होगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी टेक्नोलॉजी के बारे में, हाउ भारत इज ग्रोइंग, व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड अगर आप लोगों का माइंडसेट जो कि हम चेंज करने निकले हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम अच्छी खासी जनता के बीच में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, राइट। सो सर on that note, I think if these videos are adding values to you, show us some love in the comment section. Not only us, show some love to निशांत also. इन्होंने अपना समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। जब भी आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जाते हो, it is difficult for you to manage things and take out time, but he shared very valuable experience, and even that experience has enriched us also. Yes. Our confidence and our love in engineering keeps growing through all these videos. So बल्कि सर एक पॉइंट और ऐड करूंगा, और वो पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये वीडियो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपको स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में सर्कुलेट करना चाहिए। yes. और शायद ये 14 वीडियोस में मैंने पहली बार ये बात खुद से खुल के कही होगी कि आज जैसा वीडियो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आपके कलीग्स, आपके साथ वाले हर स्टूडेंट जो भी इंजीनियरिंग से प्यार करता है,
एक फ्यूचरिस्टिक व्यू पॉइंट रखता है, उस बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाओ, अपने कॉलेजेस में पहुंचाओ, अपने टीचर्स तक पहुंचाओ सर। स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर स्टिल इन कॉलेज, यस, उनका दिमाग ओपन होना सर बहुत जरूरी ज्यादा है। जरूरी है। हमारा ये भी एक दायित्व है कि बीटेक के फर्स्ट ईयर में जो बच्चा कदम रख रहा है उन तक हमारा ये वीडियो पहुंचाओ और इसको मतलब हालांकि वीडियो बहुत लंबा है, इसको वायरल कर दो। पहली बार 14 वीडियोस के बाद मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, बिकॉज आज का डिस्कशन बहुत 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 ज्यादा फ्रूटफुल है पूरी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के लिए। ओके, सो ऑन दैट नोट, दिस इज वरुण पाठक सर signing off with Nishant today and Amrinder sir. Jai Hind. Namaskar.